हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करोगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं ना इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज द आरटीपी फॉर एडवांस अकाउंटिंग, जो इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया मई 2026 अटेम्प्ट का कुछ ही दिन जस्ट पहले। ठीक है ना। हम यहाँ पर मैं डिटेल में उस पूरे के पूरे आरटीपी को डिस्कशन करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट विद द आरटीपी मैं आप लोगों को एक दो चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा बच्चे हमेशा ये पूछते हैं कि सर जो रिवीजन वीडियोस है, जो आपकी हमने वन शॉट चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस करनी है, तो वो हमें कैसे मिलेगी। तो बेटा उसके लिए ना मैंने बस कुछ समय पहले ही फॉर द जैन 20 अटेम्प्ट में ना मैंने अपने पास में नवंबर दिसंबर में ही अपनी तरफ से न्यू लेटेस्ट रिवीजन वीडियोस आप लोगों ने डाली थी। और टोटल 4 वीडियोस है, ऑलमोस्ट आपकी 40 आवर्स का कंटेंट है, जिसमें 100% सिलेबस जो एडवांस अकाउंटिंग आप लोगों को रिवाइज करा हुआ है। वो ना एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट के अंदर पिन करके भी दिख जाएगी और इवन डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, तो आप उसके जरिए कर सकते हो। और उसी प्लेलिस्ट में ना 4 वीडियोस तो ही जिसके अंदर 100% सिलेबस है, आपके टाइम स्टैम्प्स वगैरह हर वीडियो में बने हुए, नोट्स वगैरह की सारी बातें हैं। उसके अलावा ना आप लोगों के पास में मैंने वेटेज एनालिसिस की वीडियो डाली हुई है, उसके अलावा केस स्टडीज की वीडियो डाली हुई है, जो लेटेस्ट आरटीपीवाई की वीडियो, तो सारी एक ही प्लेलिस्ट में, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। एक प्लेलिस्ट सेव कर लो, आपका एडवांस अकाउंटिंग का जो है कोई भी दिक्कत आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी। ठीक है ना। सो अपने पास है, मेक श्योर कि उससे अपने पास बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करिए। ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस आरटीपी फॉर May 20 यहाँ पर मैंने बेटा आरटीपी के अंदर में कुछ जगहों में छोटी छोटी गलतियां भी हैं। अगर मैं बोलूँ, काफी क्वेश्चंस जो है बेटा सिमिलर भी है, जो ऑलरेडी क्वेश्चंस हम अपने साथ बच्चों के साथ करते हैं, चाहे रेगुलर बैच के फास्ट ट्रैक के बच्चे हैं हमारे साथ में, और कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे जो न्यू है, और ऑब्वियसली वो आपके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही है, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ जगहों पर जैसे मैंने बोला ना गलती भी है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा साथ साथ में कहाँ पे करेक्शन आपको करनी है। ना स्टार्ट करें। यस सर, हम शुरू करते हैं अपने आरटीपी को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में ना बेटा वो अमेंडमेंट लेके बात करी हुई है, जिसको लेके मैंने वीडियोस ना अपने पास एक दो टाइम पहले ही डाल दी थी, वो तब की अमेंडमेंट है। दैट इज ऑब्वियसली अबाउट द क्लासिफिकेशन फॉर द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को लेके है, कि जो पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करके होता था, अब वो एमएसएमई एंड लार्ज एंटिटी करके हम लोग बोलते हैं। तो उसको लेके यहाँ पे अमेंडमेंट को लेके ना स्टार्टिंग के कुछ पेजेस है, वो ऑलरेडी हम लोग अपने पास पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है ना। नाउ यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में बेटा जो मैं स्टार्ट करता हूँ विद द जो सबसे पहले आ रहा है, अगर हम देखेंगे दैट इज जो पार्ट 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द केस सिनेरियोस को लेके है। तो वो केस स्टडी आप लोगों के सामने यहाँ पे दे रखी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर मैं ईयर 1 के अंदर बोलता है, अ कंपनी ने एक लैंड खरीदी बेटा फ्रॉम इट्स ओन फंड्स, अपने पैसे से लैंड खरीदी, एंड स्टार्ट करी कंस्ट्रक्शन ऑन द 2 टावर्स ऑन द लैंड, 2 टावर बना रहे हैं उसके ऊपर। कंपनी ने इस कंस्ट्रक्शन के लिए बोरो करे फंड 60 लाख ईच फॉर बोथ द टावर्स, दोनों टावर के लिए 60 लाख का लोन लिया जा रहा है। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे, इंटरेस्ट कितना देना है उसके ऊपर, 60,000 एनुअली फॉर ईच लोन, हर लोन के ऊपर 60,000 का इंटरेस्ट है। तो लोन का अमाउंट है 60 लाख, इंटरेस्ट है 60,000 रुपए। पहले साल में कंपनी ने अलॉट कर दिया था वेकेंट एरिया फॉर द पार्किंग पर्पस, जिससे रेवेन्यू हुआ था 15,000 का इन द ईयर 1 ओनली। टावर 1 गॉट रेडी बाय द एंड ऑफ ईयर 2, तो टावर 1 आपका कब बन गया, सेकंड ईयर के एंड तक बन गया, टावर 2 नहीं बना अभी। ठीक है ना। कंपनी ने कैपिटलाइज कर दिया था सेम और चार्ट यूजिंग कर दिया था इंटेंडेड पर्पस के, तो 2 साल बाद जाके आपके पास उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, टावर 1 है। ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास बात आ रही है, बोरिंग ले रखी है, तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो एएस नंबर 16 की बात आ जाती है। ठीक है ना, बोरिंग कॉस्ट का जो है। अब उसने हमसे सवाल ही क्या पूछा, कहता है हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी चार्ज टू द पीएनएल एट द एंड ऑफ ईयर 1। वो कह रहे हैं पीएनएल में कितना जाएगा पहले साल। सर पीएनएल में तो जाएगी नहीं बोरिंग कॉस्ट, क्योंकि जब दोनों टावर्स बन रहे हैं, दोनों टावर बन रहे, तो उनकी जो भी बोरिंग कॉस्ट है वो तो उसमें ही कैपिटलाइज होगी ना, अभी तो बन रहे, वो क्वालिफाइंग एसेट है, तो आपके पास आपके जीरो अमाउंट जाएगा। उसने पूछा पीएनएल में कितना जाएगा, तो बेटा पीएनएल में तो शून्य जाना है, शून्य नील, तो आंसर हो जाएगा नील। पीएनएल में नहीं जाना, क्योंकि इंटायर इंटरेस्ट क्या होना है, इंटायर इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है, इंटायर इंटरेस्ट क्या होना है, कैपिटलाइज होना है। ठीक है ना। यस सर। फिर कहता है हाउ मच बोरिंग कॉस्ट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एट द एंड ऑफ ईयर 1। ईयर 1 में कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। सर देखो 2 लोन थे और दोनों से टावर बन रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितना कितना है, पहले का भी 60 है, दूसरे का भी 60 है, तो वो रिस्पेक्टिव टावर की कॉस्ट में ऐड होगा आपके पास, तो 120 का है जो टोटल कैपिटलाइज होना है। टोटल इंटरेस्ट जो बनता है 60,000 एक का था ना, 2 लोन थे, ई चीज लिखा था बेटा प्लीज समझना, 60,000 ई 60 लाख ईच था, 60,000 एनुअली फॉर ईच लोन था, तो दो लोन है, तो दोनों का आपके पास कितना बन गया, 120 बन गया, तो 1,20,000 आपके पास में क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, 120 कैपिटलाइज होगा। ठीक है ना। फिर वो बोलते हैं बेटा आपके हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी चार्ज टू द पीएल एट द एंड ऑफ ईयर, थर्ड ईयर में कितना होगा, पीएल में कितना जाएगा। सर ध्यान सुनो, देखो उसने बोला था जो एक टावर था ना वो आपके पास में सेकंड ईयर तक बन गया था, टावर 1, तो सेकंड ईयर तक ही उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, थर्ड ईयर से तो ऑब्वियसली सिर्फ टावर 2 का कैपिटलाइज होगा।
टावर 1 का पीएल में जाएगा क्योंकि वो रेडी टू यूज हो गया है। तो आपके पास थर्ड ईयर में जो इफेक्टिविटी है हमारे पास, अगर मैं बोलूं बेटा थर्ड ईयर में जो हमारा टावर 1 वाला है इंटरेस्ट 60,000, अब वो तो कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा ना, क्योंकि वो बन के तैयार हो गए। हाँ, टावर 2 वाले का जो 60,000 है अब से वही कैपिटलाइज होगा थर्ड ईयर से। तो यहां पर मैं उसने पूछा कितना पीएल में जाएगा, तो बेटा 60,000 पीएल में जाएगा, क्योंकि किसका जाएगा, टावर 1 वाले का जाएगा, क्योंकि वो बनके तैयार हो चुका है, बनके तैयार हो चुका है, ठीक है ना। और अगला सवाल उसने क्या पूछा, हाउ मच बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एट द एंड ऑफ ईयर, कितना कैपिटलाइज होगा, अभी बताया 60,000। भाई एक जो टावर 2 का है, टावर 1 का पीएल में जाएगा, टावर 2 का कैपिटलाइज होगा। तो हमारे ऑप्शन क्या बने, डी बी ए। तो एक बार मैं चेक कर लूं, यस सर, डी बी ए, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला बेटा जनरल आपके पास में एमसीक्यू है, जनरल एमसीक्यू पढ़ते हैं। कह रहा है सूरज लिमिटेड द लेसी एक्वायर्स मशीनरी ऑन लीज फ्रॉम चांद लिमिटेड द लेसर ऑन 1 अप्रैल 25 फॉर 3 ईयर। तो 3 साल की लीज पे ली जा रही है मशीनरी। लाइफ मशीनरी की भी बेटा कितनी है, 3 साल ही है, तो मशीन भी 3 साल के, लीज भी 3 साल के, तो इससे इंडिकेशन होगी फाइनेंस लीज है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस लीज क्या होता है कि जब लीज पीरियड सब्सटेंशियली कवर कर रहा है इकोनॉमिक लाइफ, तो 3 हो गया वैसे, ठीक है ना। कह रहा है फेयर वैल्यू ऐसे मशीनरी कितनी है, 250 है, और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 2000 देती। कहते हैं फिर लीज एग्रीमेंट के हिसाब से लेसी को कितने रुपए देने, 1 लाख पर ईयर देने 1 अप्रैल से आपके पास में 25 से। तो 1 लाख आपके पास में दिए जाने हैं आपके पास में जो पर एनम है। अब यहाँ पे अगर मैं आपके पास में छोटी सी बात करूं अबाउट दी आपके पास में बेटा चीज को लेके जो हमारे पास चीज आती है, हाँ जी। तो बेटा यहाँ पर में हमारे पास में उसने लिखा है कि जो लेस इज रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख पर ईयर फ्रॉम अप्रैल 1 2025। एक्चुअली इसको ना अपने पास में करेक्ट भी कर लेना, इसे अपने पास अप्रैल 1 26 कर लो, या तो बेटा या अपने पास बोल दो 31 मार्च 26। वैसे क्वेश्चन में थोड़े बहुत है और भी आपके पास में अगर सॉल्व करने जाते हैं ना थोड़ी टेक्निकल एलिमेंट्स आती है, बट मैं आपके साथ पूरा आराम से डिस्कस करूंगा। तुम्हारा लीज रेंटल जो जनरली होता है कि वो साल के एंड से आपके पास में स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपके पास हर साल दिया जाएगा 1-1 लाख रुपए 3 साल तक, हर साल के एंड में, हर साल के एंड में। लेसर हैज गारंटीड अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 20,000। तो आपके पास लेसर ने गारंटी करी है कितने की, रेजिडुअल वैल्यू की, जो लेसर की तरफ से 20,000। हाउएवर एस्टिमेट करता है कि 5,000 होगी। देखो हमें एस्टिमेट का यहाँ पे रोल नहीं है, उसने बोला है गारंटीड अमाउंट जो है वही उससे ज्यादा आ रहा है रेजिडुअल वैल्यू। कह रहा है किस वैल्यू पे मशीनरी को रिकॉर्ड किया जाएगा। देखो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ये कौन करेगा, लेसी, फाइनेंस लीज है ना। तो फाइनेंस लीज के अंदर में मुझे बताओ लेसी रिकॉर्ड करते हैं अपने पास में, यस सर। अब वो किस पे करता है सर, हम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी और आपका फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। नाउ दिस इज द रूल। अब इस केस में जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी क्या है, उसके लिए क्या चाहिए आपको, डिस्काउंट रेट चाहिए, जो हमारा इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न होता है वो दिया नहीं है। अब वो निकालने के लिए ना थोड़ा सा यहाँ पे तवज्जो करनी पड़ेगी, हमारे पास थोड़ा सा लंबा हो जाता है एमसीक्यू, ठीक है ना। तो अगर मैं आपके साथ सॉल्विंग पे जाऊं, वो जो इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न निकलता है हमेशा निकलता है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे साथ ना ध्यान से देख जाना, मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्विंग करी हुई है पूरी। देखो इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, S19 में लीज के हिसाब से, जिस रेट पे फेयर वैल्यू नेट इन्वेस्टमेंट के बराबर है, ऐसा रेट जिस रेट पे फेयर वैल्यू नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था, लीज रेंटल गारंटीड प्लस अनगारंटीड। मतलब कि एक ऐसा रेट जिस पे जो लीज रेंटल है प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेसर वाली और प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, वो एक ऐसे रेट जब इसकी हम डिस्काउंटिंग करें वो किसके बराबर हो, फेयर वैल्यू के बराबर हो। तो यहाँ लीज रेंटल हर साल है 1-1 लाख रुपए 3 साल तक, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 20,000 उसने दी हुई है, अनगारंटीड है नहीं कुछ, ठीक है ना। फेयर वैल्यू कितनी है, 2.5 लाख। अब हमें ऐसा रेट निकालना है जिस रेट पे अगर मैं इन वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो 2.5 लाख के बराबर हो। अब ये कैसे निकालते हैं, हम हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड तो हम सबसे पहले कौन सा लेते हैं, मान लो रेट मेरा 10% है, रेट के 10%, तो जब आप 10% लोगे तो अपने पास में यहाँ पे सॉल्व कर रखे, तो आपका ये 3 साल का एन्युटी फैक्टर हो जाता है, ठीक है ना, 1/1.1 करके, और ये तीसरे साल का है, ठीक है ना, ये करके आपकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्योंकि 2.5 लाख रुपए वैल्यू चाहिए, तो अगर प्रेजेंट वैल्यू कम करनी है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने अगला रेट मान लो 15 ले लिया, तो जब आप 15% लेंगे तो ये वैल्यूज निकल के आ जाएगी। अब यानी कि रेट 10 और 15 के बीच में है, तो यहाँ पे वो इंटरपोलेशन वाली अप्रोच लग जाते हैं। 10 और 15 में कैसे होगा, आप डिफरेंसेस निकाल लीजिए। तो जब बोलेगे 10 में इतने का आपके पास में है, ओवर टोटल कितना डिफरेंस, इतने का रेट डिफरेंस कितना है, 10 और 5, 15 के बीच में 5 का, तो हमारा रेट 13.08 आ गया। ऐसे हम क्वेश्चन अपने पास निकालने वाला सीखते भी है बैच के अंदर में भी, ठीक है ना, कि जहां हम रेट निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 15 में से माइनस करके निकाले। अब वैसे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में भी सीखते हैं जो बच्चों ने ग्रुप 2 किया होता है, ठीक है ना। तो ये रेट हमारा आ रहा है, ये रेट है जिस रेट पे अप्रोक्सीमेट रेट, जिस रेट पे अगर मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो 2.5 लाख के बराबर होगी, ठीक है ना। अब हमें चाहिए किसके नजरिए से, लेसी के नजरिए से। तो मशीनरी की वैल्यू वो किस पे देखिएगा, लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी और फेयर वैल्यू।
तो अगर आप देखेंगे बस फर्क यहाँ पे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो उसके नजरिए से ना वो 2000 है, लेसर के नजरिए से 20 आ रही थी, यहाँ के इसके नजरिए से 2000 है जो गारंटीड है। तो बस फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ 2000 लेना आप, और रेट कितना है 13.08% पे निकालना है। जब 13.08 पे निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 237,184। दिस इज द वैल्यू, या फेयर वैल्यू कितनी थी 2.5 लाख, तो उससे कम ही है। तो आपके पास कितना बना 237,184, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो इसके करीब है आंसर वो देखो कितना है, वो आंसर है सी 237,400। वो क्योंकि रेट अप्रोक्सीमेशन का फर्क है। अभी थोड़ा सा लंबा एमसीक्यू था, आपको इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न निकालना था, दिया नहीं, या तो देता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, नहीं दे रहा इसीलिए तो मशक्कत करनी पड़ी आपको, ठीक है ना। तो 237,400 आपके पास बनता है, तो आंसर विल बी सेकंड का आपके पास सी हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। देन अगला थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने आपके पास क्या, अगर आप चाहते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप पीछे जाके अपने पास वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लेना। ये एक था जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, ये हमने इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न निकाला, हिट एंड ट्रायल मेथड से 10% लिया, फिर एक अगला 15 लिया, दोनों के बीच से एक रेट आ रहा है जिस रेट पे वो वैल्यू 2,50,000 के बराबर होगी, ठीक है ना। और फिर हमने लेसी के नजरिए से बात करी, वो किस पे दिखाएगा बेटा, लोअर ऑफ जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू एमएलपी लेसी और फेयर वैल्यू। एमएलपी लेसी का होता है जितने लीज रेंटल वो देगा प्लस गारंटीड, वो आपका 2000 थी, वो फर्क था वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो करके आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। चलो अब हमारे पास में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंसेस हेल्ड बाय द एंटिटी दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज। अरे नॉट दो नॉट लगा दिए तो सिंपल है, काट दो थोड़ा इंग्लिश आसान हो जाएगी। वो कह रहे हैं कौन सा ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो कि अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। तो सरल भाषा में कौन सा ऐसा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो अवेलेबल फॉर यूज है, कौन सा ऐसा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो अवेलेबल फॉर यूज है। तो बैलेंस इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट, बेटा वो तो आपके पास डिविडेंड पे करने के लिए है, ठीक है ना। वो तो आपके पास बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास नॉट अवेलेबल फॉर यूज हो गया ना, वो तो नॉट अवेलेबल फॉर यूज हो गया, ठीक है ना। फिर बैलेंस इन बैंक अकाउंट और एज फिक्स डिपॉजिट, हाँ ये आपके पास में नॉर्मल बैंक में पैसा पड़ा है, एस एफडी के तौर पे पड़ा है, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल वाला है, ठीक है ना। फिर कह रहा है ईयर मार्क बैंक बैलेंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये भी कौन सा स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ गया। ये बैंक अकाउंट है जो सब्जेक्ट टू लीगल रिस्ट्रिक्शंस वाला है, ये भी लीगल रिस्ट्रिक्शन वाला है। तो कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इज अवेलेबल फॉर यूज, मतलब सिंपल तरीके से आपके पास इस्तेमाल किया भी जा सकता है नॉर्मल तरीके से किसी पर्पस के लिए, जो आपने बैंक वगैरह में एफडी करा रखी है नॉर्मल है, बाकी तो सब स्पेसिफिक है ना। तो आंसर बी बन जाएगा, आंसर कौन सा बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर है लास्ट, फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज एज पर एएस 26 व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड। कौन सा रिसर्च वाला खर्चा है जो कि कहाँ जाता है एएस 26 के हिसाब से, डायरेक्टली पीएल में जाता है। तो उसमें बेटा आपके पास क्या है, डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द प्री प्रोडक्शन ऑफ प्री यूज प्रोटोटाइप एंड मॉडल। थोड़ी सी टेक्निकल भाषाएं आ रही है इसमें, हम अपने पास ना सरल भाषा में बोलते थे, जब आप तुक्के मार रहे हो, जब आप ऑल्टरनेटिव सर्च कर रहे हो, वो आपके पास रिसर्च है। और जब पक्का हो गया, आप प्रोटोटाइप मॉडल वगैरह अपने पास बना रहे हो, जब आपने डिसाइड कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कर रहे हो, तो वो डेवलपमेंट फेज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स फॉर मटेरियल डिवाइस, सर्च है आपके पास, सर्च मतलब इवैल्यूएशन हो रही है ऑल्टरनेटिव्स की, तो यस यहाँ पे जब आप ऑल्टरनेटिव सर्च कर रहे हो तो यस ये रिसर्च वाला है। फिर डिजाइनिंग वगैरह करना है टूल वगैरह का इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी, अगेन डेवलपमेंट वाला हो गया। फिर डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट दैट इज नॉट स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, तो अगेन ये आपके पास डिजाइन वगैरह की बात आ गई। तो यहाँ पे जो सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स है ना, जो अपना सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं, वो आपका रिसर्च का खर्चा आ जाएगा, वो आपका रिसर्च का खर्चा आ जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द डिस्क्रिप्टिव बेटा जो पार्ट आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो किसका है, देखो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। अभी हम अपने पास बेसिक में पढ़ते हैं, देखिए हमने इसका पूरी कहानी अपने पास सुनते हैं। आपके पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उससे पहले आपके पास कमेटी होती थी, जो कमेटी थी वो आपके पास क्या बनाती थी, एक तरीके से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके पास बन रहे होते थे, ठीक है ना। अभी आपके पास वो IFRS जो बनाते हैं वो 2001 तक चली थी, तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई, जो IFRS आपके पास बनाते दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, विद द व्यू ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए जो लंदन बेस्ड ग्रुप है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो पहले IASC थी, वो रिस्पॉन्सिबल था बेटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, जो 73 में बनी थी। इसे आज अपने पास में क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। पहले वो IASC था, कमेटी थी, 2001 में जाके बेटा वो आपके पास बोर्ड बन गया था। जो कमेटी थी वो आपके पास में बनाती थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 2001 के बाद से उन्होंने वो ओवरटेक कर लिए थे सारे एक तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है, और वो उसके बाद से क्या आने शुरू हो गए थे बोर्ड के द्वारा, IFRS, ठीक है ना। तो 73 से लेकर 2001 तक में ये क्या रिलीज करते थे, IAS, ठीक है ना। फिर आपके पास में चेंजेस वगैरह आए,
2001 से, और वो सब्सिक्वेंटली आपके पास नई चीज़ आ गई और वो यही लिखा है। तो आईएएस भी जो है वो अपने पास क्या बनाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो हमने अपने देश में उसको आईएफआरएस अडॉप्ट करे बाय वे ऑफ कन्वर्जेंस विच इज इंडियस जो हम बोलते हैं, ठीक है ना, वो हम सीए फाइनल में करते हैं वैसे जाके। तो स्टैंडर्ड जो आपके पास पहले इशू करे जाते थे उन्हें बोलते थे आईएएस, और जो स्टैंडर्ड बाद में करे जाते बेटा उन्हें बोलते हैं आईएफआरएस, ठीक है ना। तो जनरल सा क्वेश्चन था, 3-4 मार्क्स तक का आपके पास बन सकता है, ठीक है ना। फिर अगला क्या आ रहा है बेटा, जायंट लिमिटेड ने एंटर करा इनटू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट विद टाइनी लिमिटेड टू बाय अ कस्टम मेड मशीन ऑफ ₹1 लाख एट द एंड ऑफ 24-25। मशीन खरीदने का आपके पास एग्रीमेंट किया गया। बिफोर द डिलीवरी ऑफ द मशीन उन्होंने अपना मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दिया जी। अच्छा जी, प्रोडक्शन मेथड चेंज हो गया, नया मेथड में अब वो मशीन की आवश्यकता नहीं होगी, नॉट रिक्वायर्ड द मशीन ऑर्डर, एंड उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा डिलीवरी का। मतलब जैसे ही मशीन आएगी हम उसे क्या कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे। और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, एक्सेप्टेड, नील है, नील। तो ये ना बिल्कुल क्वेश्चन डिटो सेम करते फ्रेमवर्क वाले टॉपिक में। यहाँ पे क्या करना है, आपका इमीडिएटली लॉस आ जाएगा, वैसे एसेट नहीं बोल सकते, क्यों, वो जिस दिन मशीन जैसी आने बेटा स्क्रैप कर दीजिएगा, स्क्रैप वैल्यू 0 है। आप अपने पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए और अपने पास एंट्री डालने की बात करिए। तो इसमें करना है क्या बेटा, हमने सीधा बोलना है जो वो मशीन आप खरीदने की बात करें जिसका बाइंडिंग एग्रीमेंट है वो एक्चुअली में आपका टोटल लॉस हो गया, क्योंकि जैसे ही आगे आपने प्रोडक्शन मेथड चेंज कर दिया तो एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू आपकी नील है, तो वो सारे का सारा लॉस है, वो पीएल में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वही बोला गया, लायबिलिटी की परिभाषा दी गई है पहले, जब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज आपके पास में जो एंटिसिपेट किया जाता है वैल्यू को मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लायबिलिटी अपने पास 1 लाख की दिखा देंगे, और जो फ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो मशीन से वो नहीं आना, तो इंटायर अमाउंट जो है मशीन का वो क्या है, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, खर्चा है। तो एंट्री क्या डालेगी, लॉस ऑन चेंज टू टाइनी लिमिटेड, तो लॉस डेबिट और लायबिलिटी क्रिएट करी, और वो लॉस कहाँ चला गया, पीएल में चला जाएगा, पीएल टू लॉस। इफेक्टिवली वो हम मशीन के तौर पे नहीं दिखा रहे, वो नुकसान है, क्योंकि मशीन का इस्तेमाल ही नहीं होना, वो जैसी आने प्रोडक्शन मेथड चेंज हो गया, जैसी आने तभी आपके कूड़े के भाव घेर दी जाएगी और स्क्रैप वैल्यू भी 0 है, तो इंटायर लॉस है, इंटायर लॉस है आपका, ठीक है ना। ये सर सेम क्वेश्चन आपके पहले ही बहुत बार आ चुका है। अगला है विराट ट्रेडर्स, एक अनलिस्टेड पार्टनरशिप फर्म है, उसकी टर्नओवर है 249.99 करोड़ और बोरिंग कितने 25.01 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ना ही वो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी है, एंड ऑल्सो नॉट अ सब्सिडरी ऑफ एनी अदर एंटिटी। वो वेल करना चाहता है एमएसएमई के एग्जाम्पशंस बेटा, क्या वो एलिजिबल है, तो आंसर इज यस, क्योंकि हमारे पास देखिए नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, क्योंकि वो पार्टनरशिप हमारी है। तो उस केस में 2 क्राइटेरिया है एज पर दी जो अमेंडमेंट हमारे पास आई थी, विच इज कि एक एमएसएमई या लार्ज एंटिटी। तो उसमें क्या बोला जाता है, देखिए अगर वो आपके पास लिस्टेड या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, या वो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस एंटिटी आ रही है, या उसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, या बोरिंग 50 करोड़ से ज़्यादा थी पिछले साल, या वो होल्डिंग सब्सिडी वाला आ रहा है उसी में से किसी एंटिटी का, तो वो आपके पास लार्ज एंटिटी बनती है, वरना वो एमएसएमई है। तो यहाँ तो उसकी बोरिंग्स भी आपके पास कम है 50 करोड़ से, टर्नओवर भी कम है, ना ही वो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपके पास कोई सब्सिडी है किसी और एंटिटी की, ठीक है ना, कि जो आपके पास लार्ज हो, तो इस वजह से वो आपके पास एमएसएमई बन जाएगी और आपको एग्जाम्पशन वगैरह मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यहाँ पे परिभाषा लिख दी है, कंपनी क्वालिफाइज एज एमएसएमई इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो वो कंडीशन ही लिखे बेटा, जो ना लिस्टेड है, इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, जो ना ही बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ थी पिछले साल, या जिसकी बोरिंग्स डज नॉट एक्सीड थी आपके 50 करोड़ से, और ना ही जो होल्डिंग सब्सिडी है, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर में वो क्या हो जाएगा, विराट ट्रेडर आपका एमएसएमई बन जाएगा, क्योंकि वो आपके पास क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके अपने पास में एग्जाम्पशन वगैरह जो आपके पास मिलती है वो इनको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एमएसएमई की आपका एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक है ना। साथ में ऑब्वियसली यही बात लिखी हुई है कि वो 2 साल तक कंसेक्यूटिव ईयर्स तक होना चाहिए ना, तो उस बात में लिखी हुई है, ठीक है ना। ना मैं अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है बेटा, अब थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। कैश फ्लो का है, फॉलोइंग आर दी समराइज बैलेंस शीट दे रखे डार्क लिमिटेड की 31 मार्च 25 एंड 24। तो आपको बेटा बैलेंस शीट दे दी, देखो यहाँ पे ना ये क्लोजिंग है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, और ये ओपनिंग दे दी है ताकि डिफरेंस समझने में आसान हो जाए, ठीक है ना। तो उसने आपको आइटम्स दे दिया सारी की सारी बैलेंस शीट की जो है। अदर इन्फॉर्मेशन बता रहा है, जो डिविडेंड पेड है वो आपका इस साल में कितना पे किया, 3 लाख रुपए, वैल्यूज इन लैक्स है, ऊपर वैल्यूज इन लैक्स है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो डिविडेंड यहाँ पे कोई पेबल दिख नहीं रहा, तो यही आपका डिक्लेयर्ड एंड पेड वाला हो गया, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन जो इस साल की बनती है वो कितनी बनती है, 20 लाख बनती है। और जो डिबेंचर्स फ्रेश इशू किए थे वो 1 अप्रैल फर्स्ट डे किए थे, तो जो डिबेंचर्स का इंक्रीज आ रहा है ना, अगर आप देखेंगे 10 लाख का, वो उसने बोला इशू ऑन फर्स्ट डे था, 1 अप्रैल था, फर्स्ट डे था, तो इससे क्या होगा, वो इंटरेस्ट उस पर भी पूरे साल का बनेगा, बस ये बन जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि इशू हो रहा है आपके, सो इंटरेस्ट की एप्लीकेशन आनी है। कह रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दीजिए इस साल की यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। देखिए हमने तो अपने पास बहुत आसान तरीके से चलना है, सीधा पीएनएल के इंक्रीज से चालू कर लेंगे हम लोग जब ऑपरेटिंग पे आएंगे। थोड़ा ध्यान क्या रखना है, अगर मैं पीपी वाला अकाउंट बनाऊं क्योंकि उसमें डेप्रीसिएशन है, तो मैं पीपी का अकाउंट आपके सामने यहाँ पे बना देता हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ईजी सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन अगर आप देखेंगे, ओपनिंग कितना बैलेंस है 205 है, क्लोजिंग कितना है 255 है, डेप्रीसिएशन नीचे उसने दे दी 20 लाख पॉइंट्स में। तो जो हमने पेमेंट करी है परचेज, जो इन्वेस्टिंग में आएगा वो हो जाएगा 70, वो आपका पीपी में आ जाएगा, वो आपका किस में आ जाएगा, पीपी में आ जाएगा। तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो वो देखेंगे, ये हमारे पास पीपी की परचेज आ गई। बाकी चीज़ आसान है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा सर, इंक्रीज इन पीएनएल से, तो 10 से 15 हुआ है, तो 5 का आपके पास आ रहा है। सबसे पहले कौन सी आ गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई, तो आपका इंक्रीज इन पीएनएल कितना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये 5 से शुरू हो रहा है, एक प्रकार से 5 आ गया। फिर क्या करना है आपने, डिविडेंड है आपके पास, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह वो आ जाएगा, तो डिविडेंड आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कितना है 3 लाख, यही 3 लाख यहाँ ऐड होगा, और यही 3 लाख कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में। तो आप देखेंगे ना लास्ट में फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड लास्ट में 3 लाख ही जा रहा है, तो डिविडेंड वाला पॉइंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो रहा होगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा होता है, कुछ नहीं बता रहा, तो क्लोजिंग वाला प्रोवाइड फॉर होता है और ओपनिंग वाला पेड है, ये प्रोवाइड फॉर है, कुछ नहीं बताया होता, और ओपनिंग वाला पेड है। तो आप ऐड कितना करेंगे, 8 लाख, ऐड कितना करेंगे 8 लाख, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर आपके पास वो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी, ठीक है ना। अब आपके पास जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चीज़ है, जिसमें आपके पास क्या आ गया, देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना बनेगा, देखो हमारा 8% रेट है बेटा, तो पीएनएल में कितना इंटरेस्ट क्या होगा, पहले ये देखो सर, पीएनएल में क्या होगा 50 लाख के ऊपर, 40 पे नहीं जाएगा, क्यों यार, क्योंकि जो इशू किए थे फर्स्ट डे किए थे, तो जब फर्स्ट डे किए थे तो उस 10 पे भी तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा ना, तो 50 लाख पे 8% बनेगा। और हाँ, जितना पे किया वो जाएगा फाइनेंसिंग में, उसके बारे में बाद में आएंगे। फिर आपके पास पीपी की आपके पास डेप्रिसिएशन आ रही है बेटा, ये था हमारे पास, डेप्रिसिएशन कितनी दी थी 20 लाख, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 20 लाख। फिर आपके पास गुडविल है, 8 से 6 हो रहा है, तो गुडविल कम होना मतलब मोटाइज हो रही है, 8 से 6 हो रही है मतलब 2 के आपके पास आ गई जो मोटाइज हो रही है। ये सब कर कर आके आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 42, ठीक है ना। देन ये आपका एक्चुअली में जो लिखा है ना 22, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ नहीं बनेगा, वो यहाँ पे बनता है, जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है वो एक्चुअली यहाँ पे निकल के आता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल वो उसके बाद दिखता है, ठीक है ना। फिर आपके पास चेंजेस इन ऑपरेटिंग करंट एसेट करंट लायबिलिटी, जैसे सबसे पहले एसेट से शुरू हो जाए, 42 से 28 होगी इन्वेंट्री, 14 से कम हो रही है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ट्रेड रिसीवेबल 50 से 52 इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रेड पेबल 82 से 75 कम हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं तो पेमेंट यानी कि ज़्यादा करिए तो माइनस हो गया, डिक्रीज आपके साथ आ गया। ये आपके पास में आ जाएगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का करके, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 47। दिस विल बी योर आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। और क्या माइनस कर देंगे लास्ट में इसमें से, टैक्स पेड कितना है, जो ये ओपनिंग वाला है 5, तो टैक्स पेड आपका 5 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। यू विल गेट योर आपके पास ऑपरेटिंग का फाइनली कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी ये सर। इन्वेस्टिंग में क्या डलेगा, इन्वेस्टिंग में डलेगा सिर्फ पीपी का ही था, वो 70 जो निकाला था, तो 70 जो आपने निकाला था परचेज ऑफ फिक्स एसेट, वो आपके पास आ जाएगा 70, वो -70 यार आउटफ्लो है, ठीक है ना। और फिर आ गया फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग में सबसे पहले देखो 195 से 250 हो रहे बेटा, तो इंक्रीज है, कितने का इंक्रीज है 55 का, तो इतनी वैल्यू के आपने शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है ना, तो इशू ऑफ शेयर्स आ जाएगा 55। फिर आपके पास डिबेंचर थे 40 से 50 हुए थे, तो 10 के इंक्रीज है, इशू किए थे, इशू ऑफ डिबेंचर आपके पास 10 आ गया। डिविडेंड पेड डाल चुके हैं और एक इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इंटरेस्ट बनता कितना था, देखो 50 पे 8% 4 लाख, पर उसने देखो अनपेड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितने का, 0 था ओपनिंग में पर 2 बचा रह गया, तो क्लोजिंग में ना 2 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स आपने पेमेंट कम करी है, अभी तो लायबिलिटी में दिख रहा है ना पेमेंट कम करी है, तो टोटल इंटरेस्ट इस साल का 4 लाख था, 2 लाख अभी क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है, तो पेमेंट कितनी करी है 2 लाख की, इसलिए 2 आ रहा है, इसलिए 2 लाख आ रहा है। तो ये आपका सब कर कर आके 60 आया, सारों को अपने पास ऐड करेंगे तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया 32, ओपनिंग आपको दिया हुआ है 27 और क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा 59।
तो कैश फ्लो आपकी कंप्लीट होगी। यहाँ जो लॉजिकली जो एक वर्किंग नोट बनता था, वो वर्किंग नोट पीपी वाला बनता था, वो मैंने आपको बना दिया था, बाकी सारे आसान थे, बाकी सारे आसान थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूरे का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, देन अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास आ रहा है एएस नंबर 4 का, कंटीजेंसी इन इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कहता है वाइल प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25, बी लिमिटेड हैज कम अक्रॉस द फॉलोइंग इवेंट्स विच टुक प्लेस आफ्टर 31 मार्च 25। तो बेसिकली साल खत्म होने के बाद कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, तभी तो बोलेगा ना एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कर बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 30 मई को, वो डेट बता दी, क्योंकि इस तक की जो घटनाएं हैं वही इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट डेट होगी, कुछ एडजस्टिंग हो सकती है, नॉन एडजस्टिंग होगी, ठीक है ना। तो उसने हमसे ये पूछा स्टेट विद रीजंस, क्या ये फोरसेट जो इवेंट्स है आपके पास में ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है एज पर द प्रोविजंस ऑफ रेलिवेंट ईयर्स, तो वो हमें बताना है। सबसे पहले बी लिमिटेड ने नेगोशिएशन चालू करी विद एस लिमिटेड ड्यूरिंग 24-25 टू एक्वायर देयर कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस फॉर 400 लाख। तो नेगोशिएशन चालू करी है बेटा आपके पास, डील फाइनलाइज कब हुई 20 अप्रैल को, और बी लिमिटेड ने इन्वेस्ट करे इतने पैसे बिफोर 30 मई। तो बेटा यहाँ पर में नेगोशिएशन चालू हुई है, तो देर इज नो, आप कैसे बोलते हैं ना कि कंडीशन शुड बी एक्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, तो देर इज नो कंक्रीट कंडीशन एक्जिस्टिंग ऑन दी बैलेंस शीट डेट बिकॉज नेगोशिएशन है, ठीक है ना। तो उस वजह से आपके पास ये क्या बन जाएगा, नॉन एडजस्टिंग बन जाएगा। तो यहाँ पर में ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में तो कवर हो ही रहा है क्योंकि उससे पहले है, बट ये नॉन एडजस्टिंग है क्योंकि डज नॉट अफेक्ट द डिटर्मिनेशन एंड कंडीशन जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रही है। तो इसका बस क्या कर देंगे, डिस्क्लोजर कर सकते हैं रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में, क्योंकि मटेरियल है, ठीक है ना। तो आपके पास वो उसकी वजह से, ताकि वो यूजर्स अपने प्रॉपर इवेल्युएशन डिसीजन ले सके। तो ये अपने पास में क्या है, नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि सिर्फ नेगोशिएशंस वगैरह आपके पास जो है चल रही थी, ठीक है ना। हाँ, एग्रीमेंट वगैरह हो चुका होता तो हम बोलते, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसने बोला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25, जब उस साल का ऑडिट हुआ, ऑडिटर ने डिस्कवर करेक्ट फ्रॉड 125 का जो अकाउंटेंट ने किया था कंपनी के। फ्रॉड डिस्कवर कब हुआ, 20 अप्रैल को पता चला। अकाउंटेंट ने जॉब छोड़ दी थी और वो एब्सकॉन्ड हो गया था 29 मार्च से, मतलब यानी कि चोरी तो पिछले साल ही हुई है, तभी तो वो नौकरी छोड़ के भाग गया था ठीक है ना। तो उसने अपने पास वो एक तरीके से चला गया था, भाई नौकरी छोड़ दी, फिर लापता है तब से, ठीक है ना, और पता चल गया 20 अप्रैल को, तो यानी कि चोरी हुई पिछले साल में, और आपके पास पता चल गया अभी फ्रॉड की फाइनल डिटेक्शन होगी अप्रूवल से पहले, तो उस केस के अंदर में यानी कि क्या बन गया, एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो एडजस्टिंग इवेंट आ जाएगा, ठीक है ना। इफ अ फ्रॉड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज डिटेक्टेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल, तो नेसेसरी उस लॉस को रिकॉग्नाइज करने का, ठीक है ना, एडजस्ट करने का। तो हमें उसकी लॉस का जो भी अकाउंटिंग करनी है उसको अपने प्रोवाइड फॉर जो करना है लॉस को, वो उसी साल में करेंगे, क्योंकि आपका लॉस हुआ उसी साल था और उसका पता भी चल चुका है, ठीक है ना। फिर अगला क्या है बेटा, एक आग लगी थी इन द वेयर हाउस ऑफ बी लिमिटेड, कब, 13 अप्रैल को, साल खत्म होने के बाद है, एंड उसने इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय करी 15 लाख की लाइन थे। तो आपके पास आग लगी और इन्वेंट्री, अब ये लगी कब है, साल खत्म होने के बाद, तो क्या कोई आपकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट पे नो, तो ये बाय डेफिनेशन नॉन एडजस्टिंग है। हाँ, एक केस के अंदर में यहाँ पर में वो एडजस्टिंग बन जाता है अगर वो हमारी गोइंग कंसर्न के assumption को फर्क डालता है, मतलब अगर वो ऐसी आग लगी बाई चांस जिससे बिजनेस ही बंद हो जाएगा कि गोइंग कंसर्न के assumption वैलिड, फिर हमारे पास वो हम अपने पास एडजस्टिंग बना देते हैं। बट यहाँ पर में आपके पास आग लगी, हम यही मान रहे हैं भाई बिजनेस तो चलता रहेगा, सिर्फ इन्वेंट्री आपके पास हुई है थोड़ी बहुत ही, तो हमारे लिए वो गोइंग कंसर्न के assumption अभी वैलिड है, तो उस केस में नॉन एडजस्टिंग ही है, तो नॉर्मल डिस्क्लोजर दे दिया जाएगा बस, ठीक है ना। यहाँ पे नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है ना, तो डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन दी बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर जो लॉस है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। हाँ, कंसिडरिंग कि गोइंग कंसर्न के assumption अभी भी वैलिड है, तो बस इसका क्या कर देंगे, डिस्क्लोजर देके छोड़ देंगे, डिस्क्लोजर देके छोड़ देंगे रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ताकि प्रॉपर इवैल्यूएशन वगैरह हो सके, क्योंकि ऑब्वियसली मटेरियल है, ठीक है ना, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। अगला आ रहा बेटा AS7, वो लिखा गलत है एक्चुअली में, क्वेश्चन किसका है, AS10 का है, तो यहाँ कैटेगरी गलत लिखी है आपके पास में, तो वो लिखा है AS7 हेडिंग में, वो AS10 का है पीपी का, और इसमें एक छोटी सी गलती भी करी हुई है इंस्टीट्यूट ने, हम उसको अपने पास में करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए मेरे साथ में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2024 को वाई लिमिटेड ने परचेज करा बेटा एक इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹50 लाख फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फैक्ट्री। तो कहता है जी एक आपके पास में एक जमीन आपके पास खरीदी जा रही है इंडस्ट्रियल प्लॉट 50 लाख का, और उस पर हम एक नई फैक्ट्री बनाएंगे। दिस कॉस्ट ऑफ 50 लाख में इंक्लूड है जो लीगल कॉस्ट 2.5 लाख रुपए की लगी है फॉर द पर्पस ऑफ प्लॉट को खरीदने। प्लॉट को खरीदने में जो रजिस्ट्री का खर्चा लगा वो इसमें 50 लाख में जुड़ा हुआ, तो 50 लाख प्लॉट की आपके पास कॉस्ट है।
कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री की कब शुरू हुई है बेटा? 1 मई को चालू हुई है। तो कंस्ट्रक्शन कब चालू हो रही है? 1 मई को चालू हो रही है, ठीक है ना। आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल्स दे रहा है जो भी और खर्चे लग रहे हैं। अब हमें इसमें ना कॉस्ट को देखते जाना है कौन कौन सी आ रही है। थोड़ा सा इसमें हमेशा ये देखना होता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रही है, क्योंकि कुछ खर्च अगर पर मंथ होते तो पहले आगे जाके देख लो अपने पास में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री कंप्लीट हो रही है बेटा कब? 31 दिसंबर को। तो 1 मई को चालू हुई, 31 दिसंबर तक है, ठीक है ना। अब उसमें आगे जो बातें हैं उस पर हम आएंगे। आपसे पूछ रहे हैं कैरिंग अमाउंट बताने का है, वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की इन द बुक्स जो ईयर एंड पे आएगी एज पर एएस के हिसाब से। तो हमें ईयर एंड की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो टोटल कॉस्ट निकालो भाई, क्या क्या होना है। तो हमारे पास कॉस्ट के अंदर में सर सबसे पहले तो जो प्लॉट की कॉस्ट है 50 लाख वो आ जाएगा। तो कॉस्ट में टोटल कॉस्ट के अंदर में कॉस्ट ऑफ द प्लॉट 50 लाख है। हाँ, इसी में ऑलरेडी 2.5 लाख जुड़े हुए हैं, वो रजिस्ट्री का जो खर्चा लगा था ना, ये इंक्लूडिंग रजिस्ट्री कॉस्ट है, ठीक है ना। फिर क्या क्या खर्चे लगे? प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ द लैंड, ये 160 आएगा, ये सर वो आएगा 160। फिर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर पर मंथ है खर्चा 58,000। तो कितने महीने का आएगा सर? 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक की सारी कॉस्ट आनी है। कितने महीने बने? 8 महीने। तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो 8 महीने की आएगी 58,000 इंटू 8, तो करेंगे 464 रहेगा, 464 बन गया, ठीक है ना। फिर कहते हैं रॉ मटेरियल वगैरह जो खरीदा कंस्ट्रक्शन के लिए 42 48 वो भी आ जाएगा, 42 48 का रॉ मटेरियल का खर्चा। यस सर। फिर कह रहे कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग द वर्कर्स टू न्यू फैक्ट्री फॉर द वर्क 75, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, तो ये कॉस्ट में नहीं आ रहा 75,000, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो रीलोकेशन का खर्चा है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इनॉग्रेल फंक्शन ऑफ द न्यू फैक्ट्री ऑन जब बिल्डिंग बनने के बाद, फैक्ट्री बनने के बाद आपके पास इनॉग्रेशन करा रिबन कटिंग के लिए बुलाया गया अपने पास में, इनॉग्रेशन का खर्चा, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं, हमने बनाने का खर्चा लेना होता है, ठीक है ना, इनॉग्रेशन कॉस्ट नहीं आती। फिर ओवरहेड कॉस्ट जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन पे लग रहे हैं, तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे होते हैं वो आते हैं, ये भी पर मंथ है 50,000, तो पर मंथ है तो इंटू 8 करना मत भूलना, 50,000 इंटू 8 करके 4 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसने बोला वैसे तो जो है बंद तो 31 दिसंबर तक आई थी, तो खर्चे 31 दिसंबर तक ही आने थे। हाँ, प्रोडक्शन चाहे चालू आप 1 फरवरी को कर रहे हो, तो बेटा एक बात समझना, हमारे खर्चे सिर्फ 31 दिसंबर तक के ही कैपिटलाइज होंगे, जनवरी का नहीं होगा, क्योंकि वो चाहे का कमर्शियल प्रोडक्शन लेट शुरू कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, रेडी टू यूज कब है तब तक देखते हैं। ओवरऑल कहता है लाइफ जो है फैक्ट्री की वो 40 साल है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। हाउएवर एस्टिमेट किया कि जो रूफ है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा 20 साल बाद आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन। हाँ, वैसे टोटल लाइफ 40 है, पर उसमें से रूफ की लाइफ 20 साल है। और जो कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट द करंट प्राइस वुड बी 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। और जो टोटल कॉस्ट बिल्डिंग की है ना, देखना जो बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट आएगी ना बेटा, प्लीज समझना, उसके 2 हिस्से होंगे, उसमें रूफ है, इसमें कंपोनेंट अकाउंटिंग आ गया, और फिर बाकी हिस्सा है। इसकी लाइफ 20 साल है, इसकी लाइफ आपके पास 40 ईयर्स है, और जो रूफ है उसकी टोटल कॉस्ट का 25% है, तो ये बाकी हिस्सा 75% हो जाएगा जो भी टोटल कॉस्ट आएगी। बस ये चीज बोली अब तक, ठीक है ना। फिर उसने बोला कंस्ट्रक्शन जो फैक्ट्री की थी ना वो पार्टली फाइनेंस किससे भी हुई थी? लोन भी लिया था 56 लाख का, रेस फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम। तो हमने लोन लिया था बेटा बैंक से, तो बोरिंग कॉस्ट की बात भी आ गई, वो कैपिटलाइज होगा। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द लोन प्रोसीड्स हैज बीन फुली यूटिलाइज्ड टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन वाई लिमिटेड अर्न एन इनकम ऑफ 50,000 फ्रॉम टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसीड्स। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना सारा पैसा उसी दिन लगाते, तो हम क्या करते हैं थोड़ा बहुत अपने पास आइडल फंड्स पड़े होते हैं तो उसे इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर जो इनकम आती है तो वो क्या करते हैं, जितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी होती है, स्पेसिफिक बोरिंग है ना, उसमें से माइनस हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये AS16 बोलते हैं। Assume that all of the net finance cost needs to be allocated to the factory excluding land। कहता है कि ये लेके चलो कि जो सारा लोन लिए हमने ये किसके लिए लिया हुआ है? कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट के लिए लिया हुआ है, फैक्ट्री को बनाने के लिए, लैंड के लिए नहीं है, लैंड के लिए नहीं है, सारे का सारा किसका? फैक्ट्री के लिए, तो फैक्ट्री वाली कॉस्ट में आएगा, ठीक है ना। एंड इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करी जाएगी 8 महीने की पीरियड की, ऑब्वियसली आप 8 महीने का ही करोगे, क्योंकि देखो लोन चाहे आपने अपना से 1 अप्रैल को लिया, पर आपकी जो कंडीशंस कमेंसमेंट हो रही है कैपिटलाइजेशन की वो कब से होगी? आपने पहला खर्चा जो करना अपने चालू करे वो तो 1 मई से करे ना कंस्ट्रक्शन चालू, तो 1 मई से 31 दिसंबर तक तो 8 महीने बने ना, तुम्हारा 8 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। तो 56 लाख है, 9% है। अब यहाँ पे बस इंस्टीट्यूट ने गलती क्या करी है प्लीज समझना, मैं आपको बता भी दूंगा, उन्होंने 56 लाख 9 मंथ्स 9% ले लिया, तो ये आपके पास कितना आएगा? 56 लाख 9% फॉर 8 मंथ्स आएगा। वो खुद भी लिख के दे रहा है इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन में, फिर भी आपके पास में उन्होंने क्या किया, ये कर दिया। तो बेटा कितना बनेगा आपके पास में? 336, ठीक है ना, -50।
जो इनकम आ रही थी, तो ये 286 कैपिटलाइज होगा। फिर टोटल कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें फर्क आ जाएगा बेटा, 50 लाख प्लस 160, 464, 42, 48 प्लस 4 लाख प्लस 286। तो ये टोटल कॉस्ट बनेगी 1 करोड़ 6 लाख नहीं है, 1 करोड़ 5,58,000। वो फर्क है उसी की वजह से, जो उन्होंने 9 महीने का कैपिटलाइज कर दिया, जबकि होना कितना था, 8 महीने का होना था। वो क्वेश्चन खुद भी बोल रहे थे बड़ी बड़ी बात, ठीक है ना। तो डेप्रीसिएशन पे भी फर्क पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो डेप्रीसिएशन बेटा जब आप निकालने जाओगे, देखो लैंड के 50 लाख पे तो लगेगी नहीं, क्योंकि लैंड तो नॉन डेप्रीशिएबल है। अब जो बाकी कॉस्ट बची, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो बचेगी माइनस करके 105,800 में से 50 लाख, तो बना 55,58,000। ये बनी फैक्ट्री कॉस्ट। और इसके अंदर भी दो हिस्से हो गए, इसके अंदर भी एक रूफ का हिस्सा है, एक अदर जो बिल्डिंग का हिस्सा है। अब 55,58,000 जो है, प्लीज समझ से चलना, वो रूफ का हिस्सा इसमें 25% है, और बाकी अदर का हिस्सा कितना है, 75% हिस्सा। अब इसकी लाइफ कितनी है बेटा हमारे पास में, हमें क्या करना है, 1/, रूफ की लाइफ है 20 साल, तो 1/20, और ये क्या करेंगे 1/40। और करंट ईयर में जो डेप्शन लगेगी, ये तो 1 साल की आएगी, कॉस्ट पे उतने सालों में हटोगे, पर करंट ईयर में तो सिर्फ 3 महीने की आएगी ना यार। तो 3 महीने की क्यों आएगी यार, आप बात समझो, क्योंकि आपकी 31 दिसंबर को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, तो इस साल के एंड तक तो 3 महीने की डेप्शन लगेगी ना। अब यहाँ पे बस उन्होंने क्या किया, सब कुछ ठीक है, वो ना 56 लाख लिया, 55 58 उन्होंने करा, वही है 75%, 1/40, 3/12, और बाकी 25%, 1/20, 3/12। तो बस वो वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएगी, 55 58 इंटू 25% डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 4, 17369, 368.75 आ रहा है वैसे। 26053, तो 26053 प्लस 17369, 43422, ये डेप्शन आ जाएगी। तो क्लोजिंग वैल्यू आएगी 10514578, ठीक है ना। तो 55 58 इंटू 25% डिवाइडेड बाई 20 डिवाइड बाई 4 था, बिल्कुल ठीक है, और बाकी भी थे। ये आपका फर्क पड़ जाएगा थोड़ा सा बेटा आंसर में, यहाँ पे गलती है तो गलती है भाई, उसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने वो 9 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया, जबकि होना कितना था, 8 महीने का। और वो तो क्वेश्चन इतनी बड़ी बड़ी बात है, खुद बोल रहा है भाई, इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बेस्ड ऑन 8 मंथ्स पीरियड, इतना बड़ा बड़ा लिख रहा है। तुमने 9 मंथ्स का कैसे कर दिया, 8 महीने का ही होना था, 8 महीने का ही होना था, ठीक है ना। तो ये गलती थी, मैंने आपका पूरा आंसर आपके पास निकाल के भी दिखा दिया कि क्या करेक्ट बनेगा, ठीक है ना। होपफुली देख लेना, मोस्ट प्रॉब्ली मतलब ठीक है सारी कंप्यूटेशन, अगर बाई चांस गलत हो तो बात अलग है, बट ये आपके पास बननी ऐसे ही है, ठीक है ना। 8 मंथ्स का आना था, उसकी वजह से सारी जगह पे जो फर्क आना था, ठीक है ना। चलो, तो ये आपके पास जो बिल्डिंग वाला था उसके 2 हिस्से करने थे, यहाँ कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग होगी, क्योंकि जो रूफ है, जो टोटल कॉस्ट का 25% है, उसकी लाइफ 20 साल थी, जो ये है वो 75% थी, उसकी लाइफ 40 ईयर्स है, और लगनी कितनी है, क्योंकि 31 दिसंबर को हो गया था और साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो 3 महीने की डेप्शन आनी थी करंट ईयर की, तो वो ध्यान देना था, ठीक है ना, वो ध्यान देना था। ठीक है जी, यस सर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आ रहे समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है, सर आ रही है, सर आ रही है। देखो यार, तुम लोग ना रिस्पॉन्स देते रहा करो, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। अगला यस 12 का बेटा, गवर्नमेंट ग्रांट का, ईरा लिमिटेड ने इंस्टॉल करी प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹100 lakhs ऑन 1 April 23, एंड उसे ग्रांट मिली 40% की टूवर्ड्स हिज कॉस्ट ऑन द सेम डे। तो उसने हमें बोला है कि आपके पास मशीन खरीदी है 100 लाख की 1 अप्रैल को, ग्रांट मिली 40% की,
ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो ये स्पेसिफिक एसेट के लिए है और मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं, कॉस्ट से कम कर रहे हैं, ठीक है ना। मशीन की लाइफ 5 साल है और रेजिडुअल वैल्यू 10 लाख है। डेप्शन का मेथड कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है जी। आगे अगले साल में कुछ हो रहा है, पर आपसे क्या मांग रहा है, एंट्रीज मांग रहा है बेटा इन द बुक्स ऑफ द ईरा लिमिटेड फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स फॉर द अबव। देखो मैं पहले साल की तो डाल ही देता हूँ, सेकंड ईयर पे मैं बाद में आता हूँ, जो आगे लिखा है। हमने 100 लाख की मशीन खरीदी, 40% की ग्रांट मिल गई और आपको लाइफ वगैरह दे रखे और मेथड 1 फॉलो हो रहा है। मतलब 2 मेथड होते हैं ना, कॉस्ट से कम करो या डेफर्ड इनकम में लेके जाओ, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में, और उसे भी इन द रेशियो ऑफ डेप्शन कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम एंट्रीज डालेंगे, उसने एंट्रीज मांगी है, तो सबसे पहले जब एसेट खरीदा प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक, बिल्कुल सही है, 100 लाख की एंट्री आएगी। ग्रांट मिली तो सीधा कॉस्ट से कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बैंक टू प्लांट एंड मशीनरी 40%, तो 40% ऊपर का कितना हो गया सर, 40 लाख, बिल्कुल ठीक है, बैंक टू प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, इसकी 2 एंट्रीज भी डलती है, आप डाल सकते थे बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट टू प्लांट मशीनरी, क्योंकि कॉस्ट से कम कर रहे हैं। फिर ईयर एंड पे क्या आएगी बेटा, डेप्शन आएगी, डेप्शन टू प्लांट एंड मशीनरी। ये कैसे आएगी सर, देखो ना, कॉस्ट हमारी कितनी रहेगी, 100 माइनस 40, 60 लाख रहेगी, तो 60 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू उसने बोली थी 10 लाख है और लाइफ 5 साल है, तो 10 लाख की डेप्शन है। उसने खुद बोला था, देखो उसने बोला रेजिडुअल वैल्यू 10 लाख है, लाइफ 5 साल है भाई, तो आपके पास आ गई। और ये डेप्शन कहाँ चलेगी सर, पीएन में चली जाएगी, पीएन टू डेप्शन 10 लाख, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ आपके पहले साल की एंट्री डल गई, पहले साल की एंट्री डल गई। अब कमिंग टू द नेक्स्ट ईयर, उसने क्या बोला, अगले साल सिर्फ ऐसे डेप्शन डलता अगर कुछ ना बोलता, पर उसने बोला आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कंपनी को रिफंड करना पड़ा ग्रांट को टू द एक्सटेंट ऑफ 25 लाख 1 अप्रैल को ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद द कंडीशन। अब रिफंड हो रहा है, रिफंड ऑफ ग्रांट, तो जब रिफंड करेंगे, जो मेथड में आप फॉलो करते हो उसका उल्टा हो जाएगा ना। अब आप क्या कर रहे थे, कॉस्ट कम करी तो कॉस्ट बढ़ाओ। देखो उसने अमाउंट बता दिया कितने का रिफंड हो रहा है, तो बेटा फिर उतने का ही करना है, ना बताता तो 40 पूरा रिफंड होता। 25 लाख बोल रहे हैं तो एंट्री क्या डल जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक 25 लाख। अब ईयर इन पे क्या आएगी, डेप्रिसिएशन। नो दिस इज इंपॉर्टेंट, जो डेप्शन आती है वो कैसे निकलती है, देखो स्टार्टिंग से चलो, कॉस्ट थी 100, 40 से कम हुआ, कितनी रहेगी 60, पहले साल की डेप्शन लगी 10, कितनी वैल्यू पहुंच गई 50, रिफंड करा तो वो ऐड हो गया, कितनी होगी वैल्यू 75। ये वैल्यू पे हमारा एसेट दिख रहा है। अब 75 लाख हमारी वैल्यू दिख रही है, 10 लाख रेजिडुअल वैल्यू है, और अब लाइफ कितनी बची है, 4 साल, तो हमारी डेप्शन आ जाएगी 16.25 लाख। देखो हमारी आने वाले सालों से डेप्शन चेंज हो जाएगी, आने वाले सालों से डेप्शन चेंज हो जाएगी, तो प्लीज अपने पास ये ध्यान रखने का है, जो निकल गया वो निकल गया, आगे से डेप्शन चेंज हो जाएगी, एसेट की वैल्यू बढ़ाएंगे और आगे से डेप्शन चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी, डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी और पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसको निकालने का ना मैंने आप लोगों को लेक्चर में एक शॉर्टकट भी सिखाता हूँ, वो पता क्या है, एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन जो है वो तो थी 10 लाख, प्लस आपने कितने से वैल्यू और बढ़ाई सर 25 लाख, और उसे कितने सालों में बांटना है सर 4 सालों में। ये शॉर्टकट है सिर्फ चेक करने के लिए भाई, चेक करने के लिए। देखो 10 तो जो चल रही थी वो तो चल ही रही है एक बार के लिए, आपने 25 लाख की वैल्यू बढ़ाई, अब वो 4 साल में बटनी है ना, वैल्यू बढ़ाओगे तो उतने से डेप्शन आगे की बढ़ जाएगी 4 सालों में, क्योंकि 4 बचे हुए साल है, तो इससे भी 16.25 आएगा, चेक कर सकते हो। पर हमेशा हमेशा पेपर के अंदर करके कौन सा दिखाना है, ये वाला करके दिखाना है, ये तो क्रॉस चेकिंग के लिए है, ठीक है ना। यस सर, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, हाँ जी सर, ये आसान था क्वेश्चन, एएस नंबर 12 का, ठीक है ना। अगला अमेलगमेशन का आगे बेटा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, कह रहा है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड अमेलगमेट हो रहे 31 मार्च 25 को टू फॉर्म अ न्यू कंपनी नेम्ड ए बी लिमिटेड। तो ए प्लस बी मिलकर ए बी हो गया। ओहो, अमेलगमेशन से पहले उन दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट दे रहा है, तो आपके पास बैलेंस शीट दे दी ए और बी की, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, वैल्यूज किसमें इन लैक्स है, ठीक है। तो आपके पास दोनों की बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या दिया हुआ है देखो, तो इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस भी है, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये क्या है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ठीक है ना, पीएल अकाउंट, बोरिंग्स में डिबेंचर वगैरह है, कैश एंड कैश इक्विवलेंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया, ऑथराइज कैपिटल दे दी बेटा, जो परचेजिंग कंपनी है, एक तरीके से न्यू कंपनी जो बन रही है, 100 लाख से इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, इतने प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है जी। आपको पॉइंट्स वगैरह दे रहा है, वो भी सारे एक करके पढ़ते हैं। हमसे मांग रहा है देखो बैलेंस शीट ए बी की ईयर एंड पे, आफ्टर अमेलगमेशन हैज बीन कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज अलॉन्ग विद नोट्स टू अकाउंट्स। तो उसने मांगी है बैलेंस शीट परचेजिंग कंपनी की, ठीक है ना। देखो परचेजिंग कंपनी में 2 रिक्वायरमेंट जनरली होती है, जर्नल एंट्रीज विद बैलेंस शीट, या कई बार सिर्फ बैलेंस शीट सीधा आती है, तो हमें फिर एंट्रीज को सोचना पड़ता है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या, पीसी नेट पेमेंट की नेट एसेट वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना, हमें फ्लो ऑफ एंट्रीज के लिए सोचना है। तो अब उसने पॉइंट्स में क्या लिखा है, ए बी लिमिटेड इक्विटी वालों को देंगे 4 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड,
फेस वैल्यू क्या है उसकी खुद की 10 रुपये है, पर इशू प्राइस 25 है। एबी लिमिटेड इशू करेगा 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड। फेस वैल्यू कितनी है बेटा 10 रुपये और इशू प्राइस कितना है 25 रुपये। तो उसने इक्विटी वालों को इक्विटी शेयर दे रहे, दोनों में इक्विटी वालों को इक्विटी शेयर दे रहे, एक जगह एक के बदले 4 दे रहे, एक में एक के बदले 5 दे रहे। ओके, प्रेफरेंस वालों को जो है वो इशू करेगा इक्वल नंबर, सेम नंबर के क्या देंगे, प्रेफरेंस शेयर देंगे 100 वाला, पर कितने में देंगे 200 रुपये में देंगे। तो ये बेटा इन तीनों पॉइंट से एक चीज़ क्लियर हो गई आपके पास में कि जो पीसी है उसके लिए मेथड कौन सा है, नेट पेमेंट मेथड। उसने बता दिया क्या क्यों क्या क्या दे रहे हैं। तो एक बार के लिए पहले पीसी निकाल लेते, फिर से आगे के पॉइंट्स पढ़ लेंगे। तो बता ही दिया इक्विटी प्रेफरेंस को क्या क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपके पास पीसी वगैरह पे चलते हैं हम लोग। तो उसमें इक्विटी वालों को ए में क्या दे रहे हैं सर, 4 इक्विटी शेयर दे रहे 25 में है। तो उसके टोटल इक्विटी शेयर्स कितने देखो, ये 864 लाख है, 100 रुपये है, तो इसके हो गए 8.64 लाख शेयर है यानी कि, और इसके 8.1 लाख है ना। हर एक के बदले 4 दे रहे हैं, तो आपके पास में 8,64,000 शेयर है, हर एक के बदले 4 दे रहे, तो इतने शेयर्स हो गए, और दे रहे कितने में 25 पे। तो 34,56,000 इक्विटी शेयर होंगे, एक के बदले जो 4 बन के आ रहे हैं, और दे रहे 25 पे है, तो 864 लाख का आ गया। यहाँ पे कितने दे रहे थे 8,10,000 है, एक के बदले 5, तो 5/1, तो इतने शेयर देंगे, और दे कितने में रहे 25 रुपये पे, तो ये आ गया इतनी वैल्यू इक्विटी शेयर बी के केस में। फिर आ रहा है जो प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर तो एक के बदले एक ही दे रहे हैं, तो ये आपके पास 3,24,000 है, 2,16,000 है, 100 रुपये कहना, एक के बदले एक दे रहे हैं, पर दे रहे 200 पे अपने वाला, तो डबल हो जाएगी वैल्यू। 3,24,000 इंटू 1, 2,16,000 इंटू 1, पर दे रहे कितने पे 200 रुपये पे दे रहे 100 वाला, तो डबल होगी वैल्यू। ये पीसी आ गई दोनों की, ये पीसी आ गई दोनों की। तो नेट पेमेंट मेथड्स हो गए। हाँ, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसे स्प्लिट किया जाएगा इनटू कैपिटल एंड प्रीमियम में, क्योंकि वो शेयर 10 वाला 25 में है, वो शेयर 100 वाला 200 में है, ठीक है ना, वो अलग बात है, वो अलग बात है। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब उसने बोला जो एग्जिस्टिंग 8% डिबेंचर होल्डर्स है दोनों कंपनीज के, उन्हें क्या मिलेंगे, 9% प्रेफरेंस शेयर 100 वाले ईच और 3 डिबेंचर हेल्ड बाय देम एट एन इश्यू प्राइस ऑफ 150। तो कहता है जो डिबेंचर होल्डर्स है ना उन्हें प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, वो लायबिलिटी है उनको प्रेफरेंस शेयर दिए, पीसी का पार्ट नहीं होता है, डिबेंचर वालों को दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। तो आपके पास जब हम एंट्रीज डालते हैं तो उसमें आता है ना डिबेंचर्स लेके आ रहे हैं, फिर डिबेंचर 2 प्रेफरेंस शेयर करके आ रहा होगा, पर वो दे रहे कैसे, 2 दे रहे हैं, हर 3 के बदले, हर 3 के बदले 2 देंगे, और दे रहे कितने पे 100 वाला 150 पे दे रहे हैं, ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा। फिर कह रहे हैं सारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के हैं वो टेक ओवर करे जा रहे हैं बुक वैल्यू पे, एक्सेप्ट इन्वेंट्री जिसकी वैल्यू 4% कम लगाई जा रही है, और ट्रेड रिसीवेबल जो इसके लिए प्रोविजन बनाई जाएगी 5% की, ठीक है जी। और फिर उसने बोल दिया एबी लिमिटेड मेंटेन करेगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को 3 सालों के लिए, तो वो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, वो ऑटोमेटिक सी बात है। अच्छा मुझे बताओ पीसी आपकी आ गई, चलो हम पीसी का स्प्लिट भी कर लेंगे कैपिटल प्रीमियम में फॉर मेकिंग द बैलेंस शीट। अब जब एक चीज आती है ना वो आती है एंट्री 2 जो हम डालते हैं, पहली एंट्री तो होती है बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, वो दोनों की पता चल गई पीसी से। सेकंड एंट्री में क्योंकि नेचर ऑफ परचेज है और वो वैसे ही उसने वैल्यूज भी चेंज कर दी थी, तो नेचर ऑफ परचेज बन गया था, ठीक है ना, आपके करंट एसेट्स वगैरह में जो भी चीजें आ रही है, तो नेचर ऑफ परचेज है, तो वहां पे सेकंड एंट्री में बेटा क्या आएगा, डिफरेंस आता है, क्योंकि नेचर ऑफ परचेज है तो डिफरेंस क्या आता है, गुडविल है कैपिटल ऑफ, तो वो हमें जो एंट्री में आता है वो हमें अपने पास वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा। जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स टेकन ओवर से कंपेयर करेंगे पीसी से, कम या ज्यादा, तो क्या बनेगा, गुडविल कैपिटल ऑफ। तो उसके लिए हमारा नोट बनेगा जो आपका नेट एसेट्स के पार्ट के लिए, वो नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो नेट एसेट्स का आपके पास में वर्किंग नोट बनना है, और इसे कंपेयर करके पता चलेगा गुडविल कैपिटल ऑफ। तो इसमें सारी चीजें बुक वैल्यू पे उसने बोली है, एक्सेप्ट जो उसने इन्वेंट्री की और ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू चेंज करी और डिबेंचर का देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक करके देखो, अब जैसे पीपी है 972 और 702, बिकॉज जो यहाँ वैल्यूज डालोगे वही बैलेंस शीट में जानी है, फिर ध्यान रखना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 162 और 54, यही वैल्यू आ गई। इन्वेंट्री 350 और 275 है, इसमें कितना कम करना है, 4% कम करना है, तो 350 में 4% कम करने का है, 336 आई वैल्यू, देखो 336 है, वो लिखा भी है लेस 4% करके ना। तो बुक वैल्यू जितनी दे रखी थी माइनस 4% करके टेक ओवर कर रहे हैं हम लोग, और इधर कितनी थी 275, तो 275 माइनस 4% करोगे 264। ट्रेड रिसीवेबल में कितना है, ट्रेड रिसीवेबल में उसने बोला था बेटा कितना कम करना है, 5% है, तो कितनी है 360 और वह 380, तो इसमें 5% कम करना है। 360 में 5% कम करेंगे तो ये बना आपके पास में 342, और यहाँ पे कितनी वैल्यू है 380,
तो 380 में अपने पास में 5% कम कर देंगे तो वैल्यू बन गई आपके पास में 361। ठीक है बात, यस सर, तो ये हमारे पास आ गया। फिर आपका क्या है, बैंक है, वो तो आपके पास 316 और 209 है उसके अंदर, तो ये एज इट इज आ गया 316 209। फिर लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल डायरेक्टली 428.4 और 189.6, 428.4 189.6। ठीक है जी। अब आगे आपके डिवेंचर्स, ये 90 और 48 के थे, जो डिवेंचर देखोगे ना 90 और 48 के। अब इनको देखो क्या दे रहे, इनको दे रहे प्रेफरेंस शेयर। अब उनकी वैल्यू कैसे आ रही देखो, वो दे रहे 2 प्रेफरेंस शेयर देंगे हर 3 के बदले, दे रहे 150 पे है, हर 3 के बदले 2 देंगे और दे रहे 150 पे है। तो आपके पास कितने हैं, जैसे 90 है, 90 लाख टोटल है, तो 100 रुपये का एक है, तो इसका ऊपर वर्किंग होना है, तो 90,000 वेंचर हो गया यानी कि, ठीक है ना भाई, 90 लाख है और 100 रुपये का, तो 90,000, और दे कैसे रहे, हर 3 के बदले 2, तो ये डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो 60,000 प्रेफरेंस शेयर देंगे, और दे कितने पे रहे, 150 पे, तो 60,000 150 कितना बना, 90 लाख ही। आप अगर देखेंगे यार 90,000 डिवेंचर्स आज है, इंटू 2/3 इतने प्रेफरेंस शेयर देंगे, और अपने वाला 150 पे दे रहे हैं, और ये कितने हैं आपके पास में 48, तो ये भी आपके पास वैसे ही 48,000 डिवेंचर्स है, इंटू 2/3, और दे कितने पे रहे, 150 पे, 148 लाख ही रहे, तो 90 और 48 ये आ जाएगी उनकी वैल्यू, जो टेकन ओवर में आएगी। ठीक है ना, और उसके बदले बैलेंस शीट में वो प्रेफरेंस शेयर दिखेंगे, डिवेंचर नहीं दिखेंगे। तो ये हमारे सब कर करा के एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करोगे तो क्या आगे, नेट एसेट्स। नाउ इट हैज टू बी कंपेयर्ड विद पीसी। अगर पीसी कम है कि ज्यादा, तो जो पीसी निकाली थी ना हमने, उससे कंपेयर करा जाएगा, तो इतनी पीसी थी, इतने नेट एसेट है, इतनी पीसी है, इतने नेट एसेट है। पीसी हमने अलग से निकाली, नेट एसेट निकाल लिया। तो यहाँ पे पहले केस में बेटा कैपिटल जब आ रहा है, क्योंकि पीसी आपके पास कम है। अगले केस में आपके पास में पीसी ज्यादा है, तो आपके पास गुडविल आ गया, तो ये कैपिटल जब है, ये गुडविल है। ठीक है ना, ये गुडविल है। अब हमारी एंट्री के मंथली इफेक्टिव समझो, सारे एसेट्स आ गए, सारी लायबिलिटीज टेकन ओवर हो गया, आगे डिफरेंस बन गया गुडविल कैपिटल, जो पीसी में चीज है पीसी में चलेगी, और डिवेंचर वालों को प्रेफरेंस शेयर दे देंगे। एक चीज आ गई, क्या पुरानी कंपनी के रिजर्व्स आते हैं, आंसर इज नो। देखो ये रिजर्व, ये रिजर्व, ये रिजर्व नहीं आना, हाँ ये उठ के आ जाएगा, ये तो है ही नहीं। चलो, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टेट रिजर्व, जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 54 से, जिसे प्लस माइनस करके दिखा देंगे। क्या एंट्री चलती है, स्पेशल एंट्री, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टेट रिजर्व। ये 54 ना बैलेंस शीट में बस प्लस माइनस करके दिखेगा, तो चाहे मैं बैलेंस शीट में इसी सबसे पहले दिखाया, तो देखो ये 54 बस प्लस माइनस करके ही दिखने, और इसका कोई रोल नहीं है, कोई एंट्री में कहीं इफेक्ट नहीं है। मर्जर होता है तो फिर वो सेकेंड एंट्री में आता है, परचेज है तो स्पेशल एंट्री डलती है। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ना बाकी एसेट लायबिलिटीज आप देख लो, बस वो प्लस प्लस करके डलने हैं। देखो जैसे सबसे पहले पीपी था 972 और 702, तो वो 972 प्लस 702 डला, ऐड हो गया। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 162 प्लस 54, 162 प्लस 54 ये हो गया। इन्वेंट्रीज 336 प्लस 264 वो आ जाएगी। ट्रेड रिसेबल 342 प्लस 361 वो हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 316 और 209, तो ये हो जाएगा। ये तो आपके एसेट साइड की चीजें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये पांचों चीजें डाल दो एसेट साइड में, 1674 216 600 703 525। ठीक है ना। अच्छा, फिर आता है आपके पास ये सारे एसेट डल गए, ये सर बैलेंस शीट में डल गए। लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल डाल दो 428.4 और 189.6, ये दोनों डाल दिए, ये ट्रेड पेबल हो गया। ठीक है ना, तो ट्रेड पेबल दिख जाएगा बैलेंस शीट में। मेन आता है जो पीसी का स्प्लिटअप है, डिवेंचर नहीं दिखेंगे, उसके बदले प्रेफरेंस शेयर ही आ गए, और एक जो गुडविल कैपिटल है। अब देखो गुडविल कैपिटल में बेटा आपके पास में ना, प्लीज समझना, हम इसे नेट करके भी दिखा सकते हैं एक ही आइटम। देखो दोनों गुडविल होती है, ऐड होती है, दोनों कैपिटल होते हैं, ऐड होकर दिख जाते हैं। एक गुडविल एक कैपिटल नेट करके दिखा दीजिए, अलग अलग दिखा दीजिए। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अलग अलग दिखाया, तो गुडविल एसेट साइड में दिख जाएगा 92.1, तो आप देखेंगे तो ये गुडविल आपका आगे यहाँ पे देखो इंटेंजिबल एसेट में गुडविल 92.1, और जो कैपिटल जब है वो आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस में दिख जाएगा, ये रहा 97.6। आप नेट करके भी दिखा सकते हैं, तो नेट में कैपिटल जब बन जाता, बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। अब रह गया सिर्फ जो पीसी वाली चीजें और जो डिवेंचर को प्रेफरेंस शेयर दी है, बस वो डालोगे बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अब सबसे पहले क्योंकि ऑथराइज दी थी हमें, तो हम ऑथराइज कैपिटल दिखा देंगे। उसने देखो ऑथराइज दी थी 100 लाख इक्विटी शेयर है 10 वाले, 7.5 लाख प्रेफरेंस शेयर है 100 वाले, तो वो आपके पास ऑथराइज कैपिटल आ जाएगी।
ये ऑथराइज है ओनली फॉर डिस्क्लोजर। अब आते हैं जो मेन इशूड सब्सक्राइब्ड है। अब इसमें कितने इक्विटी दिए, शेयर्स दिए। सो हमने इक्विटी शेयर दिए थे सर अपने पास में जो पीसी में दिए थे, देखो हमने अपने पास दिया 3456 और 40,50,000, तो ऐड कर लो 3456 प्लस 40,50,000, तो बने जी 75,06,000 इक्विटी शेयर। 10 वाला 25 में, 10 वाला 25 में, तो यहाँ तो कितना आएगा, यहाँ तो 10 रुपये आएगा ना, और ये 25 रुपये है तो 15 रुपये प्रीमियम में गया, तो 15 रुपये प्रीमियम में जो आएगा वो 75,06,000 इक्विटी शेयर है, 75.06 इंटू 15 रुपये, ये प्रीमियम एक आ रहा है, ये इक्विटी शेयर वालों का प्रीमियम आ रहा है। अब ये सारे ऐड करके डलते जाएंगे। ये 75 लाख आपके पास में 6,000 इक्विटी शेयर है, 75 लाख 6 आपके पास 6,000 इक्विटी शेयर, जो 10 वाला 25 पे था, तो 10 रुपये यहाँ डल गया, 25 रुपये क्योंकि प्रीमियम 25 रुपये भी इशू होता तो 15 का प्रीमियम आ गया। ये मैं सिक्योरिटी प्रीमियम की बाइफर्केशन निकाल रहा हूँ। यह भी किसका है, जो इक्विटी दी है। अब आता है जो प्रेफरेंस शेयर दिए। अब प्रेफरेंस शेयर देखना बेटा, यहाँ पे हमने टोटल कितने दिए सर, 324 प्लस 216, 324 प्लस 216, तो ये दिए 5,40,000, 100 वाला 200 में, तो 540 तो आपके पास आ ही गए, 540 तो आपके पास में बन ही चुके हैं, और इनके ऊपर 540 के ऊपर 100 रुपये का प्रीमियम भी बन गया। ये प्रेफरेंस वालों को जो प्रेफरेंस शेयर दिया 100 वाला 200 में, तो वो कैपिटल वाला कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम वाला प्रीमियम में आएगा, ठीक है ना। 100 वाला 200 में दिया तो 100 रुपये वाला कैपिटल में, 100 रुपये में। सर आपने टोटल क्यों नहीं अभी किया, वो इसलिए क्योंकि डिबेंचर वालों को भी तो प्रेफरेंस शेयर दिए ना, तो 60,000 प्लस 32,000, तो ये कितने बने, 60 प्लस 32 92,000, 92,000 दिए, पर ये 150 में दिया है, ठीक है ना, तो 92,000 है, और ये 92,000 हमारे पास 0.92, 100 वाला 150 में दिया था, तो इंटू 50 रुपीज़ बन जाएगा इसका प्रीमियम, ठीक है ना। अब ये देखो आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले ऊपर 540 प्लस 92,000 632 बन गई, यस सर 632 प्रेफरेंस शेयर्स आ गए 632 लाख, और ये सारों को ऐड करेंगे तो प्रीमियम बनेगा 75.06 इंटू 15, ये बनता है 1125.9 प्लस 540 प्लस 46, देखो 1711.9। अब बताओ, मैं तो सोच के रहा हूँ एक बाइफर्केशन देंगे नहीं, बच्चा बेचारा टैली कैसे करेगा, हम तो मासूम हैं, हम कैसे टैली करेंगे तभी तो आपके पास में टैली कराया अभी। ये किस किस पे आ रहा है, जो इक्विटी वालों को दिए 10 वाला 25 पे तो 15 का प्रीमियम, ये प्रेफरेंस वालों को जो पीसी में दिए प्रेफरेंस वालों को 100 वाला 200 पे तो 100 का प्रीमियम, और ये डिबेंचर वालों को जो प्रेफरेंस शेयर दिए उनको 100 वाला 150 पे थे तो 50 का प्रीमियम। ये वाली सारी चीज़ें करके आ गए, बस जी। अब सारी चीज़ें बैलेंस शीट में डल जानी है, काम खत्म हो जाना है, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी बस। शेयर कैपिटल में दोनों इक्विटी प्रेफरेंस, ये आपके पास सारा करके बैलेंस शीट टैली, काम खत्म, काम खत्म बेटा, काम खत्म, बैलेंस शीट टैलीड, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। पर ये तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है माइंड में भाई, फ्लो ऑफ एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए कि हमने क्या करना है, पीसी नेट पेमेंट से निकालनी, उसकी बाइफर्केशन करनी है, ठीक है। फिर आपके पास नेट एसेट को कंपेयर करना है आपके पास में पीसी से, ताकि गुडविल कैपिटल रिजर्व होगा, वहाँ पे टेकन और वैल्यूज को देखो, और एक सेक्टर रिजर्व वाला तो प्लस माइनस करके आता है, ठीक है ना। बस वो अगर ध्यान में है तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, क्वेश्चन में गलती नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्या मैं आगे बढ़ूँ, हाँ जी सर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन हम करते भी बहुत बार करते हैं क्लास में, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं किया, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए होते लेक्चर में, ठीक है ना। चलो अगला है सेगमेंट रिपोर्टिंग का, आसान सा क्वेश्चन है, बार बार आता है बेटा क्वेश्चन, वेदर इंटरेस्ट एक्सपेंस रिलेटिंग टू ओवरड्राफ्ट एंड अदर ऑपरेटिंग लायबिलिटीज आइडेंटिफाइड टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द सेगमेंट एक्सपेंस और नॉट। क्या इंटरेस्ट का खर्चा सेगमेंट एक्सपेंस में आता है, तो आंसर इज नो, प्राइमरीली नहीं आता, हाँ अनटिल अनलेस की बिजनेस ही फाइनेंशियल नेचर का है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपके पास आने की बात होती है, ठीक है ना। यहाँ हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, फिर तो हम कैपिटलाइज ही कर देते भाई AS 16 के हिसाब से, बोरिंग कॉस्ट के हिसाब से। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिलेटिंग टू ओवरड्राफ्ट वगैरह शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द सेगमेंट एक्सपेंस अनलेस कि ऑपरेशन ही क्या प्राइमरीली फाइनेंशियल नेचर के, या फिर इंटरेस्ट को हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में लिया है, वो पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, तो उसे वहीं पे कैपिटलाइज कर रखा है, ठीक है ना। अगर वो तब होता है जब हमारा इन्वेंट्री इज अ क्वालिफाइंग एसेट एक प्रकार से, ठीक है ना, और वो तब बनती है जब उसे बनने में सब्सटेंशियल पीरियड लगता है, वो AS 16 हमें बोलता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपके पास है, तो हमारे पास नॉर्मली रूल है नहीं होता इंटरेस्ट, हाँ अगर बिजनेस फाइनेंशियल नेचर का तो आता है,
ठीक है ना। फिर अगला है बेटा आपके पास एक्सप्लेन इन ब्रीफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एन एसेट गिवन अंडर ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। तो बेटा ऑपरेटिंग लीज में कहता है ऑपरेटिंग लीज इज नॉर्मल किरायानामा एग्रीमेंट। नॉर्मल किराया, जहां नॉर्मल किराए पे आप अपना एसेट दे रहे हो, तो नॉर्मल किराए पे जो एसेट देते हो ना, एसेट आपकी बुक्स में दिखता है और आप रेंटल इनकम अपने पास में रिकॉर्ड कर रहे होते हो, ठीक है ना, जो भी एसेट के ऊपर आती है। और वो किस पे कर रहे हो, बेसिकली आप अपने पास जिस रेशियो में एसेट से बेनिफिट उठाया जाएगा उस रेशियो में आपकी पीएल में इनकम वो जाती है, ठीक है ना। और एसेट पे डेप्शन आप ही चार्ज करते हो, वो लेसी नहीं करता, फाइनेंस लीज में होता है। बस यही पॉइंटर्स आपके पास यहाँ पे बताने की बात हो रही है। तो लेसर अपनी किताब में एसेट को दिखाएगा एज पीपी इन द बैलेंस शीट, वो खुद ही दिखाता है। जो भी लीज इनकम आती है वो पीएनएल में लेके जाता है ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द लीज पीरियड, ठीक है ना। डेप्री अनलेस कि आपके पास सिस्टमेटिक बेसिस और जिस रेशियो में बेनिफिट आ रहा है, वरना स्ट्रेट लाइन। डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करी जाएगी लेसर के द्वारा ही, वही डेप्शन चार्ज करेगा। और इंपेयरमेंट लॉस अगर कोई आता है वो आपके पास AS 28 के हिसाब से, वो तो AS 28 बताता है। तो नॉर्मल रूल क्या ही है, आप ही एसेट दिखाते हो, उस पर आप ही डेप्शन चार्ज करते हो और लीज की इनकम दिखाते हो, जिस रेशियो में एसेट से बेनिफिट की प्राप्ति मिल रही है लेसी को, अगर पता है तो उस रेशियो में, वरना स्ट्रेट लाइन मेथड। बस ये रूल है, ठीक है ना। ओके, फिर आपके पास है बेटा AS 24 का डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे पास किया भी जाता है लेक्चर के अंदर में, बिल्कुल डिटो पहले भी आ चुका है। आरजो लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल। कंपनी प्लान पे काम कर रही है टू शिफ्ट फ्रॉम द पैसेंजर कार सेगमेंट ओवर द कमिंग 5 सालों में। हम पैसेंजर कार सेगमेंट से अपने पास शिफ्टिंग कर जाएंगे। However, no specific plans have been drawn for the sale of neither the division or the asset। कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है इसको बेचने का, बंद करने का, ठीक है ना, एसेट्स को बेचने का। एज पार्ट ऑफ द प्लान हम प्रोडक्शन को कम करते जाएंगे 20% एनुअली एंड कमेंस करेंगे एक और फैक्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल प्लस ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज इन अ फेज मैनर। हम एक नई फैक्ट्री अपने पास लेके वहाँ पे धीरे धीरे करके अपने पास एम्प्लॉइज ट्रांसफर करते रहेंगे, ठीक है ना। हम नई फैक्ट्री जो डालेंगे ताकि पुरानी वाली बंद हो जाएगी तो पैसेंजर कार वाली खत्म हो जाएगी, कमर्शियल व्हीकल की आ जाएगी। कमेंट करो, क्या सिर्फ ये मेयर ग्रेजुअल फेजिंग आउट, हौले हौले करके अपना कम करते जाना प्रोडक्शन वगैरह, क्या अपने आप में DCO डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है? तो बेटा इसमें आंसर सीधा यस नो नहीं बोलने का, पहले परिभाषा दो। तो हमें DCO की परिभाषा देनी है, ठीक है ना। यहाँ इन्होंने अपने पास बोल दिया इज नॉट कंसिडर्ड DCO एज पर AS 24, बट आपको देखो वो आपके पास जो डेफिनेशन है वो भी दो DCO की, राइट, डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन DCO। तो वो क्या है डेफिनेशन सर? वो होता है कि आपका DCO का इट्स अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या है कंपोनेंट? हिस्सा, टुकड़ा, जो परसेंट टू सिंगल प्लान, या तो आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो इन इंटायरिटी, या आपके पास में पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, या आपके पास अबंडनमेंट, ठीक है ना, जिसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। फिर जो मेजर आपके पास में क्या है, मेजर लाइन ऑफ आपका बिजनेस है, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन है, अगर वो तीनों कंडीशन पूरी करता है तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आएगा, ठीक है ना। हाँ, और फिर हमें स्टैंडर्ड क्या देता है, कुछ एग्जांपल्स देता है जिन्हें हमने DCO नहीं मानना होता है अनटिल अनलेस आपके वो बाकी पूरी डेफिनेशन मीट करे। तो कौन से है उसमें 4 एग्जांपल्स आते हैं हमारे को, हम याद भी करते हैं अलग से, कि ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट, एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम कर रहे हो, मान लो दूसरे की बढ़ा रहे हो तो हो गया ग्रेजुअल, हौले हौले करके, या डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली अब्रप्टली, एकदम से आपने काफी सारे प्रोडक्ट्स की बंद कर दी अपने पास में, ऑनगोइंग लाइन ऑफ जो आपके पास बिजनेस है, या शिफ्टिंग करना आपके पास होता है, या एक फैसिलिटी को क्लोज करना ताकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो, कॉस्ट सेविंग हो, क्या प्रोसेस वगैरह एक बंद कर रहे हैं क्योंकि आपको मटेरियल ही अपने पास सस्ता मिल जाता है मार्केट वगैरह से, ठीक है ना, तो वो आपके पास आ रहा है जिससे कॉस्ट सेविंग वगैरह होती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। ये सारे एग्जांपल्स ऑफ DCO में नहीं आते हैं अनटिल अनलेस की डेफिनेशन को पूरा करें। अब इसके बेस पे बेटा आपके पास जो है ना हम आंसर देंगे। तो पहले के केस में क्या वो आपके पास नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कोई फाइनल अप्रूवल नहीं है, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक टाइम बाउंड एक्टिविटीज नहीं है लाइक शिफ्टिंग वगैरह, और आपके पास कोई नया रोड मैप आपके पास में नहीं है, ठीक है ना, तो हम नहीं बनेगा, ठीक है ना, सिर्फ ग्रेजुअल फेजिंग आउट में नहीं होगा। हाँ, फिर आपके पास सेकंड क्या बोलता है, इफ कंपनी कुछ रेजोल्यूशन पास करते हैं कि कुछ एसेट्स को बेचेंगे और कुछ एम्प्लॉयड एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे, क्या ट्रिगर करेगा? अगेन इसमें ना मे और मे नॉट बनता है आंसर, तो यहाँ पे मतलब मैं बोलता हूँ आपके पास में मे और मे नॉट होता है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें बोली कि हम इसे नहीं लेते, क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशन साइलेंट है, स्टॉपेज ऑफ कार सेगमेंट डेफिनेट टाइम पीरियड, एग्जैक्ट टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा, क्लोजर रोड मैप पूरा मिसिंग है, तो वो चीज बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोजर रोड मैप जो है, न्यू सेगमेंट का स्टार्टिंग रोड मैप मिसिंग है, तो वो नहीं लगेगा, तो नहीं लग रहा, ठीक है ना। हाँ, अगर हम मानते कि बाकी चीजें है तो हम बोल सकते थे, ठीक है ना। और तीसरे का आ गया
क्या आंसर डिफरेंट होगा अगर कंपनी अब एसेट्स को बेचने की बात करें ना, फेज बट टाइम बाउंड मैनर। अब पूरा पूरा एसेट्स को बेचेंगे टाइम बाउंड मैनर, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से पूरे प्लान के तहत। तो पूरा प्लान के हिसाब से आपके पास पूरा आपका टाइम बाउंड मैनर पूरे एक समय में अपने पास में बेचने की बात करें एसेट्स को, हाँ। अब आपका पूरा आपके पास में प्लान वगैरह है इसको करने का, तो क्लोजर आपके पास बात हो रही है डेफिनेट टाइम फ्रेम, तो वो क्लियर रोड मैप है, तो यस होगा। तो पहले का आंसर नो, दूसरे का नो, तीसरे का यस। देखो पहले का पक्का नो है, तीसरे का पक्का यस है। सेकंड का मे और मे नॉट वाली बात है, तो इसलिए आप कैसे मान के चला कि बाकी चीजें नहीं है तो नो बोल दिया। अब वो एज्यूम करते कि अगर वो है तो फिर हम यस बोल सकते थे, ठीक है ना। एक लौता क्वेश्चन है अगर मैं सच बोलूं इंस्टीट्यूट का, जो रेपिटेटिव नेचर का और बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत सिमिलर है। तो आई विल सजेस्ट कि हम इसको अपने पास, यही है क्लौता क्वेश्चन, तो इसको अपने पास लेके चले। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने मतलब सेकंड वाले में मान के चले कि नो है, कि ये चीजें नहीं है, ठीक है ना। एक लौता क्वेश्चन है इस टॉपिक का। फिर अगला क्वेश्चन भी बेटा आपके पास इंस्टीट्यूट का पहले के आरटीपीस में भी आ चुका है, नया नहीं है। अ पब्लिशर ओन 150 मैगजीन टाइटल्स, जिसमें से 70 खरीदी है और 80 सेल्फ क्रिएटेड है। प्राइस पेड फॉर अ मैगजीन टाइटल इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट। Costs of creating magazine title and maintaining the existing titles were recognized as an expense when incurred. Cash flows from direct sales and advertising are identifiable for each magazine title. हर मैगजीन जो टाइटल है आपके पास में, इतने सारे मैगजीन टाइटल आप काम करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे जैसे भाई इंडिया टुडे है, ये है वो है, आपके बहुत सारे मैगजीन टाइटल्स हैं। अब वो कह रहे हैं हर मैगजीन टाइटल का कैश इनफ्लो जो उसको बेच के डायरेक्ट सेल से आता है और जो एडवर्टाइजिंग कर रहा है वो आइडेंटिफाइबल है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है हर मैगजीन टाइटल का। टाइटल्स मैनेज किए जाते हैं कस्टमर सेगमेंट से। लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग इनकम जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, रेंज ऑफ द टाइटल्स इन द कस्टमर सेगमेंट। तो ऑब्वियसली अलग अलग कस्टमर के सेगमेंट्स को अपने पास में काम कर रहे हैं। कोई हो सकता है आपके पास में कोई फार्मा है, कोई एफएमसीजी कंपनी है, अलग अलग कस्टमर्स को अपने पास टारगेट किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली टाइटल्स है, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं मैनेजमेंट की पॉलिसी हम बंडन करेंगे, पुराने टाइटल्स को अपने पास बंद कर देंगे, रोक देंगे बिफोर द एंड ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइफ, एंड उन्हें रिप्लेस कर देंगे न्यू टाइटल से, ठीक है ना। मतलब हम अपने पास में पुराने टाइटल्स बंद करेंगे, उसके बाद नए टाइटल्स लेके आएंगे। वेदर इट विल बी अ सीजीयू एज पर AS 28। क्या सीजीयू बेटा, सीजीयू की परिभाषा जो है ना, कैश जेनेटिक यूनिट, वो यही बोलता है स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स विच इज आपके पास जो कैश फ्लोज को इंडिपेंडेंटली जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे हर मैगजीन टाइटल जो अपने पास में करे, जैसे उसने बात लिखी हर का सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, तो हर मैगजीन टाइटल अपने आप में एक सेपरेट सीजीयू है। जो मेन लाइन थी ना वो मैंने आपको हाईलाइट कर दी थी। इट इज लाइकली कि रिकवरेबल अमाउंट जो है, आप कैश फ्लो पता कर लोगे तो रिकवर अमाउंट आ जाएगा, हर मैगजीन टाइटल का असेस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैश इनफ्लोज वाली जो लाइन उसने लिखी थी, ठीक है ना, तो इस वजह से आपके पास में लाइकली है कि हर मैगजीन टाइटल अपने आप में कैश फ्लो जनरेट कर रहा है विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अदर, एंड दैट ईच मैगजीन टाइटल इज अ सेपरेट सीजीयू। हर मैगजीन टाइटल अपने आप में एक सेपरेट सीजीयू है, ठीक है ना। यस सर। फिर अगला क्वेश्चन AS 29 का बेटा, Galaxy Limited is in the process of finalization of its accounts for the year ended 31st March 25. I needs your advice on the following issues in line with provisions of AS number 29. तो आपके पास 31 मार्च को ईयर खत्म हो रहा है और आपसे एडवाइस चाहिए, ठीक है ना। कहते हैं गैलेक्सी लिमिटेड इज सेलिंग द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अंडर इट्स ब्रांड नेम एंजल, बट इज गेटिंग दिस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम एक्स लिमिटेड। कह रहे जी अपने प्रोडक्ट जो है ब्रांड नेम एंजल के नाम पे यूज कर रहे हैं, बट आपके पास वो बनाते किससे, बनवाते किससे, एक्स लिमिटेड से। उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक एग्रीमेंट है विद एक्स लिमिटेड दैट इफ द कंपनी बिकम्स लायबल फॉर एनी डैमेज क्लेम्स ड्यू टू एनी इंजरी और हार्म टू द कस्टमर ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेच रहे हो, अब बनवा रहे हो किसी और से, तो आपके उनके साथ में एग्रीमेंट हुआ भाई कल को अगर हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, क्योंकि नाम तो हमारा यूज हो रहा है ब्रांड नेम, बनवा आपसे रहे, तो अगर कल को हमारे ऊपर कोई क्लेम वगैरह आएगा, हमें देना पड़ेगा, किसी कस्टमर को कुछ हो गया, कोई हो गया, तो उसने अगर हमारे ऊपर कोई क्लेम वगैरह डाला, तो वो डैमेजेस वगैरह का जो है उसमें से 40% रीइंबर्स करेगा एक्स लिमिटेड। तो 40% हम एक्स लिमिटेड से लेंगे, क्योंकि बना के तो वही दे रहा है भाई, तुमने ही मिलावट करी है, तभी तो अपने पास कस्टमर को कुछ हो रहा है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ईयर एस्टिमेट ऑफ द क्लेम ऑफ 25 लाख मे बी पेबल टू द कस्टमर बाय गैलेक्सी लिमिटेड। कह रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है हमारे ऊपर जो केस वगैरह चला ना 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हाउ शुड गैलेक्सी लिमिटेड अकाउंट फॉर द क्लेम दैट बिकम्स पेबल। बेटा यहाँ पे जो है वो कंडीशनल लायबिलिटी की बात आ रही है एक प्रकार से, तो एक चीज पता क्या आती है, बात समझना, अगर हम अपने पास में प्रोविजन बनाने की बात कर रहे हैं, जब आपके बोले ना पेबल है, तो अगर हम प्रोविजन बनाने की बात करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग रीइंबर्समेंट भी आपके पास दिखाई जाएगी। ये पॉइंट बस रीइंबर्समेंट का जो AS 29 में सीखते हैं। अगर मेरे को कोई लायबिलिटी सेटल करनी है और मुझे पक्का ही पक्का पता है कि इस लायबिलिटी के सेटल करने पे मुझे दूसरे व्यक्ति से रीइंबर्समेंट हो जाएगी, मैं इसको दूंगा, तो मुझे पिछले वाले से अपने पास दूसरे व्यक्ति से मिलेगा,
और पक्का ही पक्का मिलेगा उसके साथ, तो मुझे साथ में रीइंबर्समेंट भी दिखानी चाहिए। हाँ, रीइंबर्समेंट बैलेंस शीट में सेपरेटली दिखता है, प्रोविजन अलग दिखेगा, रीइंबर्समेंट अलग, पीएल में नेट करके दिखा सकते हो। और रीइंबर्समेंट का अमाउंट कभी भी प्रोविजन से ज़्यादा नहीं होगा, प्रोविजन से ज़्यादा नहीं होगा। अब ये नहीं कह सकते प्रोविजन 25 लाख की बना रहा हूँ तो रीइंबर्समेंट 50 लाख कर दूंगा, नहीं, देखो यहाँ तो वैसे ही 40% है तो कम है, तो बस वो उसी को लेके बात कर रहे हैं। तो रीइंबर्समेंट ऑफ 10 लाख बन जाएगा 40%, शैल बी रिकॉग्नाइज रीइंबर्समेंट राइट, एंड प्रोविजन कितने की बनेगी, पूरी 25 लाख की। तो आपके पास सेपरेट एसेट दिखेगा और ऑफसेट नहीं होगा। पीएनएल में आप नेट करके दिखा सकते हो 15 लाख, ठीक है, पीएनएल में नेट करके आप दिखा सकते हो। यहाँ तक हमारे पास पार्ट नंबर 1 था, अब ये पार्ट 2 आएगा। फिर अगला क्या केस है, गैलेक्सी लिमिटेड हैज बीन sued by one of its competitor for alleged infringement of the trademark and notice for review of penalty of 50 लाख has been received by it। वही इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क का आपको नोटिस मिला कितने का, 50 लाख का, पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। कंपनी ने एक अपॉइंट किया लॉ फर्म डिफेंड करने के लिए केस फॉर अ फी ऑफ ₹5 लाख। हमने लॉयर अपॉइंट किया, उसको 5 लाख रुपए देने फीस के, 60% फीस तो ऑलरेडी दे चुके हैं, 40% देंगे आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द केस। 70% चांस है कि पेनल्टी नहीं लगेगी, तो कितने परसेंट चांस है कि लगेगी सर, 30% है ना कि पेनल्टी लगेगी। तो मेरी केस हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 30% है पेनल्टी लगने की, मीन्स 50% से कम है। अगर 50% से कम है तो प्रोबेबल नहीं है, प्रोबेबल नहीं है तो मैं प्रोविजन नहीं बनाऊंगा, तो मेरी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है वो। 50% ज़्यादा चांस होते केस के हारने के तो प्रोविजन बनाता, ठीक है ना, यहाँ उससे कम है तो वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। तो आपके पास में इन द गिवन केस 70% चांस है कि पेनल्टी नहीं लगेगी, अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोविजन नहीं बनाएंगे, वो आपका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखाया जाएगा, आपके पास में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखाया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब जो प्रोविजन हमें बनानी है वो अपने पास फीस की बनानी है, भाई फीस जो आपके पास लॉयर को जानी है, तो उसमें 60% दे चुके थे, 40% की बना देंगे, तो प्रोविजन किसकी बनाई जाएगी, जो रिमेनिंग 40% फीस की है जो लॉयर को देनी है। 60% तो ऑलरेडी दे चुके थे, 40% की प्रोविजन बनेगी, वो तो देनी देनी आपके पास जो फीस आ रही है, ठीक है ना। हाँ, जो आपके पास में बेटा पेनल्टी है उसकी नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें 70% चांस है कि नहीं लगेगी। हाँ, 70% होता ना लगेगी, फिर मैं बनाता, ठीक है, यस सर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, शेड्यूल 3 का आपके पास। डिटो क्वेश्चन आपके साथ, डिटो क्वेश्चन, इसमें कोई चेंज नहीं है, यह आ जाता है लेक्चर में, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, कोई वैल्यूज वगैरह में कहीं कोई चेंज वगैरह नहीं है। एक बार फिर भी देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस दे रहा है अनमोल लिमिटेड के एज ऑन 31 मार्च 25, डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस करके दे रखे हैं, ठीक है ना, पूरी आपके पास टैली ट्रायल बैलेंस और इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर में उसने हमें बताई आइटम, समझे क्या मांग रहा है, देखो बैलेंस शीट मांग रहा है आपके पास, एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल मांग रहा है विद नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है जी, इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर्स। तो एग्जैक्टली वैसे डिटो क्वेश्चन आपके साथ किया जाता है, नोट्स वगैरह में आपको मिल जाएगा सेम वैल्यूज़ के साथ। उसने देखो ऑथराइज कैपिटल दे रखी है कंपनी की, बेटा ऑथराइज कैपिटल तो आपके पास, और इशूड कितनी है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है, तो ऑथराइज तो डिस्क्लोजर के लिए और इशूड है। तो अगर मैं सीधा पॉइंट्स के इम्पैक्ट आपको बताते जाऊँ कौन से कहाँ जाने, तो जैसे ऑथराइज कैपिटल आपका डिस्क्लोजर होगा, अब जैसे शेयर कैपिटल देखो यहाँ दे भी रखी है, कितने की है, 10 लाख की, वो इशूड है, ठीक है ना। तो ये आपका शेयर कैपिटल के नोट में जा रहा होगा, तो मैं सीधा वहाँ रिस्पेक्टिव जगह पे आपको दिखा दूँ। ये देखो शेयर कैपिटल है, ऑथराइज है 2 लाख शेयर्स, और इशूड कितनी है, 1 लाख शेयर्स है, 10 लाख। ये पॉइंट का आपका रोल हो जाएगा, ठीक है ना, वो टिक हो जाएगा 10 लाख, और ये बैलेंस शीट में 10 लाख दिख रहा होगा जो शेयर कैपिटल आ रही है, ठीक है ना। ओके, फिर उसने जैसे बोला रेंट 20,000 का और वेजेस इतने की आउटस्टैंडिंग है। अब बेटा इसका इफेक्ट क्या होता है सर, खर्चा बढ़ जाएगा पीएल में और अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा और अदर। अब एक्सपेंस जो बढ़ाओगे वो डिपेंड करेगा एक्सपेंस, और रेंट कहाँ दिखता है, अदर एक्सपेंस में, वेजेस कहाँ दिखती है, एम्प्लॉय बेनिफिट में। तो खर्चा बढ़ा देना, जैसे रेंट अगर दे रखा है, देखो रेंट है 220 का, तो मैं एक्सपेंसिस में अगर जाऊँ, मैं रिस्पेक्टिव आपको चीज़ें दिखाता जाता हूँ ना। तो रेंट है ऑपरेटिंग खर्चों में आ रहा होगा 220 प्लस आउटस्टैंडिंग 20 पड़ गया, ठीक है ना, तो वो आ गया। और ऐसे एम्प्लॉय बेनिफिट में वेजेस सैलरीज जो है, तो वेजेस सैलरीज का खर्चा आपके पास में जो दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है 1272, और उसमें आउटस्टैंडिंग कितना 176,500 156,500, देखो तो खर्चा बढ़ा दिया। तो एक एक इफेक्ट कहाँ हो गया, पीएल में आ गया, एक एक इफेक्ट कहाँ हो गया, पीएल में आ गया, और सेकंड इफेक्ट कहाँ हो गया, अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। तो ये अदर करंट लायबिलिटी में देखो आ रहा है 20 और 156,500, ठीक है ना, यस सर। मैं एडजस्टमेंट्स वाले पॉइंट्स को डिस्कस करते जा रहा हूँ। फिर उसने बोला आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 10% पर एनम प्लांटर मशीनरी पे, 10% फर्नीचर फिटिंग पे, 5% फैक्ट्री बिल्डिंग पर, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे। तो डेप्शन के रेट दे रहा है और WDV बेस दे रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर में बेटा अगर आप देखोगे हमारे पास में एसेट्स की वैल्यू भी दे रखे और प्रोविजन फॉर डेप्शन भी दे रखे। प्रोविजन मतलब कट्ठी की डेप्शन, तो वो उनकी कॉस्ट है। तो अब जैसे अगर ये देखोगे प्रोविजन फॉर डेप्शन क्योंकि दे दी, अब प्लांट अगर दे रखा है, प्लांट है 60 to 50 का, उसकी कट्ठी की भी डेप्शन इतनी है, तो जब वो WD मेथड बोल रहे हैं तो माइनस करके पे लगाना है। 60 to 50 में से 937,500 माइनस करना है बेटा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखो नोट भी बनाया हुआ है, 60 to 50 है, इतना आप कैसे होगी, ये नेट है। अब इसके ऊपर 10% डेप्शन लग रही है, जो उसने रेट दिया मुझे 10%, देखो प्लांट और मशीनरी पे, तो 10% डेप्शन लग रही है और क्लोजिंग आ गई वैल्यू, वो माइनस करके। ऐसे अगले वाला कौन सा है, 10% फर्नीचर फिटिंग पे, तो वो 825 है और उसकी भी कितनी है 82,500, तो 825 और 82,500, तो इतनी नेट होगी और उस पर 10% बना, WD मेथड है 74,250 और माइनस करके क्लोजिंग वैल्यू आ गई। तो डेप्शन तो जाएगी PL में और जो क्लोजिंग वैल्यू जाएगा PP में चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे 5% है फैक्ट्री बिल्डिंग पे, तो फैक्ट्री बिल्डिंग कितने की है 3680 और उस पर कितनी लगी हुई है 184, तो 3680 184, तो नेट आ गया। और इस वैल्यू के ऊपर 5% लगाना, तो करंट ईयर की डेप्शन आ जाएगी और माइनस करके क्लोजिंग आ गया, माइनस करके क्लोजिंग आ गया, ठीक है ना। और एक लैंड आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, ऑब्वियसली उस पर कोई डेप्शन की बात ही नहीं आनी, तो वो 24 लाख एज इट इज़ है, वो आपका एज इट इज़ दिखता रहेगा। अब जो ये वाला कॉलम है ये दिखा रहा है करंट ईयर की डेप्शन, ये दिखा रहा है जो वैल्यू क्लोजिंग है, जो बैलेंस शीट में दिख जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए 780,300 डेप्शन का आ रहा होगा, ये देखो, और जो बैलेंस शीट में है तो आपके पास PP की वैल्यू आ जाएगी, नोट नंबर 6 में भी डाला हुआ है, ये देखो सारों की वैल्यूज क्लोजिंग है 111,70,700, ये आपकी ई वैल्यू थी 111,70,700। तो मैंने एक एक की दिखा भी दिया आपको और बता भी दिया, ये वैल्यू PP की आ जाएगी। तो हमारा वो पॉइंट PP वाला मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे होना है, ठीक है ना। फिर क्लोजिंग स्टॉक दे दिया बेटा, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ दिखता है सर, एक तो चेंज इन इन्वेंट्री में और एक आपके पास बैलेंस शीट में आ जाएगा, तो 1137,500। तो यहाँ पे आपके पास चेंज इन इन्वेंट्री में आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस होकर दिख गया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग तो आपको दिख ही रहा है ट्रायल बैलेंस में, वो डाल देंगे और एक क्लोजिंग यहाँ माइनस होगा। और सेकंड इफेक्ट कहाँ गया, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 1137,500, ठीक है ना। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनानी बेटा 5% डेटर के ऊपर, ये किस पे बनेगी, जो क्लोजिंग डेटर उस पर बनानी है। तो अब डेटर देखो, अब ट्रेड रिसीवेबल है इतने के, ट्रेड रिसीवेबल है इतने के। अब यहाँ ना प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ना बैड डेट्स ओपनिंग प्रोविजन वगैरह भी आपके पास है। अब देखो हमें बैड डेट्स भी दिए हुए हैं 38,500 के, और ओपनिंग प्रोविजन भी आपको दी हुई है कितने की, देखो 25,000 की। तो हमारा क्या होता है, बैड डेट्स है, क्लोजिंग प्रोविजन है माइनस ओपनिंग प्रोविजन है। अब क्लोजिंग प्रोविजन इसके ऊपर बनेगी 5% 6475 पे। तो पहले PL में अदर एक्सपेंस में आ जाओ, देखो एक तो बैड डेट्स का खर्चा गया, वैसे तो आप इसको भी इसके साथ करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। अब क्लोजिंग आ कैसे रही है, वो 6475 का 5% है, माइनस ओपनिंग करके। और ये क्लोजिंग प्रोविजन कहाँ दिखेगी सर, डेटर में से माइनस हो गया बैलेंस शीट में, डेटर में से माइनस हो गया जो क्लोजिंग वाली है, ठीक है ना। तो वो आपका ट्रेड रिसीवेबल में जाके देखो, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ माइनस होकर दिखेगी, ये माइनस होकर दिखेगी, टोटल डेट्स में से माइनस हो जाना, ठीक है ना। हाँ, वो टोटल डेट्स में आपके पास अगर देखोगे, मेरा यहाँ पे 9th पॉइंट में भी लिखा है ट्रेड रिसीवेबल इतने के क्या आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स है, तो वो एजिंग आ गई मोर देन 6 मंथ्स 85,600, तो वो आपके पास में इसलिए एजिंग का आ गया मोर देन 6 मंथ्स। तो बाकी जो टोटल थे 6475 थे, उसमें से मोर देन 6 मंथ्स माइनस हो जाएंगे ना, तो बाकी ये आ गया। तो आप चेक कर लो 6475 माइनस 85,600, तो यस, तो मोर देन 6 मंथ्स और अदर्स, उसमें से क्लोजिंग प्रोविजन माइनस होकर नेट डेटर आ गया। तो डिस्क्लोजर आता है ना मोर देन 6 मंथ्स का, वही आ रहा है बस, ठीक है ना। तो ये 61 51 250 आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। फिर उसने क्या बोला बेटा, 25% प्रोविजन बनानी है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 25%, और कहाँ दिखेगा, PL में प्रॉफिट में से कम होगा। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। तो 25% में आपको टैली करा देता हूँ, आप प्रॉफिट अभी निकालोगे, वो हम अभी निकाल लेंगे प्रॉफिट जो है,
इस प्रॉफिट का 25% करना है। देखो 467,950 का 25%, ये भी हम निकाल लेंगे। और ये वैल्यू चेक करो पहले, क्या यही आ रही है 116,988, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये कहाँ जाएगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपके पास डायरेक्टली बैलेंस शीट में ही लिखा हुआ है, देखो 116,988। दो इफेक्ट हो गए, एक प्रॉफिट कम हो गया, एक सेकंड इफेक्ट क्या हो गया, आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिख गया, ठीक है ना। फिर क्या बेटा, ट्रांसफर बोल रहा है 1 लाख टू जनरल रिजर्व, तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा। तो ये अप्रोप्रिएशंस में आपके पास आ रहा होगा रिजर्व सरप्लस के नोट में ही। तो जो आपके पास है, देखो हमारे पास दो चीज़ें दे रखी है, जनरल रिजर्व अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग है, तो उनके अभी बैलेंस शीट आएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये आपका लेस में आ रहा है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर के 1 लाख, और यहाँ पे जनरल रिजर्व में देखो 1 लाख बढ़ के दिख रहा है, 1 लाख कम हो रहा है, 1 लाख बढ़ रहा है, तो उसके इफेक्ट दोनों हो गए। अभी जो बाकी वैल्यू थे वो तो मैं ट्रायल बैलेंस से आपको टैली करा ही दूंगा। हम जब बनाते हैं तब तो देखो पहले पीएल बना रहे हैं, उसके इफेक्ट देख रहे हैं, फिर बैलेंस शीट बना रहे हैं, कर वैसे रहे। अभी के लिए मैं आपको जब डिस्कस करा रहा हूँ तो मेरे को पता है क्या चीज़ है, कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, जो जो कहाँ कहाँ जाते हैं, ताकि आपको एम्बिग्यूटी नहीं रहे, अच्छा यार इसका ये इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, वो मेन चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसने बोला है टर्म लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक जो है सिक्योर्ड अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। इंस्टॉलमेंट टर्म लोन की फॉलिंग ड्यू विद इन 1 ईयर है 17 लाख की। तो उसने बोला ये आपके पास में एक टर्म लोन लिया, वो तो सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन है, और 1 साल के अंदर जो इंस्टॉलमेंट देनी है 17 लाख है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग में आने जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे टोटल टर्म लोन कितने का है फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक, वो ये दे रखा, जो कहाँ दिखेगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में, इसमें 17 लाख माइनस कर देना। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है टर्म लोन वो इतने का है 1 करोड़ 2 लाख, इसमें से जो 1 साल के अंदर देना माइनस हो गया 17 लाख, तो इतना 85 आया, तो 85 दिखेगा बैलेंस शीट में, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग में। और जो 1 साल के अंदर देना है वो कहाँ जाता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग में, जिसे बोलते हो अंग्रेजी में करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो लॉन्ग टर्म से माइनस हो गया और कहाँ दिख गया, शॉर्ट टर्म में दिख गया, ठीक है ना। फिर आपके पास बेटा उसने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करे डिविडेंड 10% का पेड अप ऑन 5 अप्रैल। बेटा साल खत्म होने के बाद है, कुछ इफेक्ट नहीं करना, इसकी एंट्री कब डलती है, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो अगले साल होगा, तो इसका नो इफेक्ट। इसे क्या करने का है, इग्नोर, क्या करने का है, इग्नोर, इसका कुछ नहीं करना, बस नीचे एक नोट देके छोड़ देते हैं, इट इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी करके वो दिखा दिया जाता है, क्योंकि एंट्री कब डलती है, जिस दिन डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है ना। अभी सिर्फ नोट्स में होगा, आपका कब डलती है, जब डिस्क्लोजिंग नोट्स होगा। अब देखो बाकी चीज़ें ना मैं ट्रायल बैलेंस से अब आपके पास करते चलता हूँ। तो पहले पीएल के आइटम्स आप देखते चलो, जैसे कि सेल्स है 12587 है, तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया। फिर आपके पास कमीशन है, क्रेडिट है, इनकम है 72,500 है, वो इनकम आ गई, ये टोटल इनकम होगी। फिर आपके पास जैसे परचेजेस दे रखी है 80 to 95 है, सबसे पहली आइटम है, वो आ जाएगा परचेजेस में। फिर चेंज इन इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया होगा, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, थर्ड लास्ट आइटम है 925, तो ये 925 माइनस आपके पास होना था ना क्लोजिंग, तो क्लोजिंग तो हम डाल ही चुके थे, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दिया, -212,500। तो चेंज इन्वेंट्री -212,500, -212,500 आ गया, ठीक है ना। फिर आपके पास एम्प्लॉय बेनिफिट वाला बेटा हो गया था, जो हमने सीखा था। एम्प्लॉय बेनिफिट वाले में आपका वेजेस सैलरीज थी, जो हमने ऑलरेडी कर लिया था, 1428,500 वो हो गया था। फिर आपके पास डेप्रिसिएशन में हमने देख लिया था, इंटरेस्ट वगैरह का देख लो, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन दिया हुआ है, यस सर 805 वो आ जाएगा खर्चा, 805 फाइनेंस कॉस्ट में। और बाकी जो उसका कोई नहीं वो कौन है, अदर में, जिसका कोई नहीं वो कौन है, अदर में। तो अदर में देख लो क्या क्या आ रहा है सर, अदर में देखो रेट्स एंड टैक्सेज है 50, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है 436, फिर 50 आ गया, 436 आ गया, ठीक है ना। डायरेक्टर फीस आ गया 32, डायरेक्टर फीस आ गया 32, ये सारे अदर में डल गए, ये टोटल खर्चे हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये टोटल खर्चे डले, टोटल ऑफ एक्सपेंस हुआ, पीबीटी निकला, टैक्स माइनस हुआ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब टैक्स तो कहाँ चला गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, वो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो घूमकर कहाँ आ जाएगा, ये आ गया करंट ईयर का प्रॉफिट, पीएनएल में ऐड हो जाएगा। अब शेयर कैपिटल हो चुका है, इधर देखो अप्रोप्रिएशन में जनरल रिजर्व है बेटा, एक तो 10 लाख का, तो जनरल रिजर्व ओपनिंग आ गया 10 लाख का, तो 1 लाख ऐड हो गया 11 हो गया था। 1 लाख कौन सा ऐड हुआ था, जो ट्रांसफर किया था, ठीक है ना। पीएनएल का ओपनिंग दे रखा है
वो दे रखा है सरप्लस पीएल का ओपनिंग 875,500, तो 875,500 आपका ओपनिंग है, उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड हुआ और जो जर्नलिज्म में भेजा माइनस हुआ, तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। और एक आपके पास है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 250, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 250 भी आ गया, सारी चीज़ें ऐड होके कितना बन गया 2476,462 बेटा। ये आपके सारे रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। देन आपके पास आता है जो ट्रेड पेबल्स में आ रहा है। ट्रेड पेबल में बेटा देखो ट्रेड पेबल दे रखा है एक तो, और बिल पेबल भी दे रखा है। अब लॉजिकली बच्चा कंफ्यूज होता है, देखो वैसे ट्रेड पेबल मींस क्रेडिटर एंड बीपी, अब यहाँ अलग अलग दिए, तो यहाँ पे जो ट्रेड पेबल वर्ड है ना दैट इज एक्चुअली ओनली क्रेडिटर, इसलिए दोनों ही आ रहे हैं 5508 भी और 125 भी, तब ये दोनों ट्रेड पेबल में डल रहे, देखो तो ट्रेड पेबल में ही आ रहे, देखो दोनों ही आ रहे हैं, ट्रेड पेबल भी और बिल पेबल भी अलग अलग दिए ना ट्रायल बैलेंस में, तो एक्चुअली वो क्रेडिटर है, तो 5633,875, ठीक है जी। फिर अदर करंट लायबिलिटीज हमने ऑलरेडी मार्क कर ली थी 176,500 की, जिसमें आउटस्टैंडिंग खर्चे थे वो, तो वो भी हो चुका है, ठीक है ना। पीपी हो चुका है आपके पास में। अब देखो क्रेडिट वाले सारे हो चुके हैं, डेबिट वालों में क्या बचा है, एक बचा बैंक और कैश, ये कहाँ दिख जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 975 और 131,875, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये रहा, ये दोनों भी आ गए, ठीक है ना, यस। और एक है आपके पास में एडवांस टैक्स, ये कहाँ दिख जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेज में 37,500, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेज में। वैसे आप इसको प्रोविजन फॉर टैक्स से नेट करके दिखा सकते हो कि प्रोविजन फॉर टैक्स है और एडवांस टैक्स से नेट करके दिखाया जा सकता है, जो साइड ज़्यादा है वो वाली साइड पे आ जाएगा, अलग अलग दिखाना अलग अलग दिखा दो, ठीक है ना। तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, सारे के सारे पॉइंट यहाँ से टिक हो गए, सारे के सारे जो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो होगी। देखो इन्फॉर्मेशन में हमेशा ध्यान रखना फाइनेंशियल, ये दो इफेक्ट्स नहीं होते, कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन बेस होती है, लाइक डिस्क्लोजर बेस होती है, भाई कितने 6 महीने से ज़्यादा है डेटर वगैरह, कोई शेड्यूल बैंक नॉन शेड्यूल बैंक वाला है, शेयर कैपिटल को ऑथराइज वगैरह की बात बताता है, या अदर देन कैश वाले होते हैं, ठीक है ना। कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जिनके दो इफेक्ट होते हैं, लाइक आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब आपके पास में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करी है, आपने टैक्स की प्रोविजन है, तो ये एडजस्टमेंट्स है, तो उनके दो इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। वो हमें पढ़ के पता चल जाता है कि वो एडजस्टमेंट है कि इन्फॉर्मेशन है। कई बार तो कुछ सिर्फ कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, या डिविडेंड वाला था उसका कुछ करना ही नहीं था, तो वो चीज़ आती है, ठीक है ना। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, हाँ जी सर नेक्स्ट पे आते हैं। बैलेंस शीट दे रहा है बेटा किसकी, एलोरा लिमिटेड की 31 मार्च 25 की, ठीक है जी, बैलेंस शीट दे दी, जिसमें शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल आपको दे रखी है, रिजर्व सरप्लस करके पूरी बैलेंस शीट है, नोट्स दे दिए, इक्विटी रेफरेंस करके दे रखा है, रिजर्व डेबिट बैलेंस है, पीएल का लॉन्ग टर्म बोरिंग है, सारी चीज़ें दे दी। आसान सा क्वेश्चन है वैसे ही वाला, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो वैसे ही आसान होता है चैप्टर इसका तो मैं कहता हूँ आ जाया करे क्वेश्चन, ये तो ईजी रहता है करना, ठीक है ना। कहता है ड्यू टू कॉन्टिन्यूड लॉसेज एंड लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट इट वाज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करी, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव बाय द शेयर होल्डर्स एंड सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल, तो स्कीम वगैरह पास करी और कोर्ट वगैरह ने अप्रूव करी। अब वो पॉइंट दे रहा है, हमसे क्या मांग रहा है, देखो हमसे कह रहा है क्या कर दो, जर्नल एंट्रीज डाल दो इन द बुक्स और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना देना, तो जर्नल एंट्रीज और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बोल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इक्विटी शेयर्स को लेके चले जाओ 2 रुपये ईच पे, तो इक्विटी वाले कितने हैं देखो सर 3 लाख शेयर है 10 वाले, तो इनको 2 रुपये पे लेके जाना है, तो 8 रुपये रिडक्शन हो रही है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये के हिसाब से 3 लाख इंटू 10, 2 रुपये पे चला गया, 3 लाख इंटू 2, और 8 रुपये कहाँ चले गए, कैपिटल रिडक्शन में चले गए, ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला, जो प्रेफरेंस शेयर्स है उन्हें कितने पे ले जाओ 75 पे, तो प्रेफरेंस वाले कितने हैं 16,000 है 100 वाले, तो उन्हें 75 पे ले जाओ, तो 25 रुपये कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 16 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 के हिसाब से, और 25 रुपये कहाँ चला गया, कैपिटल रिडक्शन में चला गया। अभी उनका 100 वाले, अब उनको 75 वाले दे दिए, ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला जी, ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन एरियर फॉर 4 ईयर्स, प्रेफरेंस शेयर एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम फॉर डिविडेंड फॉर 3 ईयर, 3 साल का फॉरगो कर दिया बेटा, जो फॉरगो करते हैं, जो डिविडेंड दिख नहीं रहा और देना भी नहीं, उसकी नो एंट्री, फॉरगो वाले की कोई एंट्री नहीं आएगी। हाँ एक्सेप्ट करिए अलॉटमेंट इक्विटी शेयर की 2 रुपये की फॉर द 4th ईयर, हाँ सिर्फ जो 4th ईयर का डिविडेंड है उसके लिए हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब वो आपके कैसे आएगा बेटा, 1 साल के डिविडेंड की बात हो रही है, अब देखो टोटल में 6% वाले थे 16 लाख के, तो 16 लाख 6%, और टोटल बन रहा था 4 साल का। अब इसके भी कितने का करना है, 1 ईयर का, 1/4,
96,000, क्योंकि टोटल 4 सालों का डिविडेंड था पेंडिंग, 3 सालों का तो फॉरगो हो गया, उसकी नो एंट्री। जो 1 साल का है 1/4 कर दिया ना, टोटल 4 सालों का निकालने का 1/4 करेंगे, ठीक है ना, वो आपके पास एंट्री आ गई, ठीक है ना, वो एंट्री बन जाएगी 96,000। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज पेड इन कैश, तो इंटरेस्ट जो था उनका पेबल, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसे 90,000 उसे कैश में दे दिया, तो उसकी एंट्री देख लो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो कैश हो रही होगी, वो नीचे डाली हुई है, एंट्रीज आगे पीछे कर रखे, हम पॉइंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो इंटरेस्ट टू बैंक हो गया, ठीक है जी। फिर डिबेंचर्स होल्डर लेके जा रहे बेटा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी बुक वैल्यू है 4 लाख एट अ वैल्यू ऑफ 480 इन पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स। तो वो कह रहा है डिबेंचर होल्डर्स एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं 4 लाख वाली को 480 में। अब इसको दिखाने के 2 तरीके हैं, या तो आप डिबेंचर डेबिट कर दो 480 से, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख से, और 80,000 कैपिटल एक्शन में जाना है, वो फायदा है हमारे लिए, क्योंकि 4 लाख की प्रॉपर्टी देके 480 की लायबिलिटी कम हो रही है। या पहले प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा दो 80 से, तो आप एंट्री क्या डालोगे, जैसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कैपिटल एक्शन। अब ये एंट्री कितने से डलेगी, 80,000 से डलेगी। यहाँ क्यों इकट्ठे करी हुई है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि आगे जाके भी रीवैल्यूएशन का एक पॉइंट आना है, बस वो इसलिए है। आप अलग अलग डाल दो, चाहे आप अभी सिर्फ 80 की डालो, आप सिर्फ 80 की डालो कि हमने वैल्यू सेट की बढ़ा दी, और फिर हमने इनको प्रॉपर्टी दी, तो एंट्री क्या हो जाएगी 6% डिवेंचर टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 480। या आप अलग से 80 की एंट्री मत डालते, आप इसी एंट्री में करते 6% डिवेंचर डेबिट, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, 6% डिवेंचर डेबिट 480 जितने से लायबिलिटी कम हुई, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जितने से प्रॉपर्टी कम हो रही है 4 लाख, टू कैपिटल एक्शन 80,000, तो कैपिटल एक्शन तो 80 से क्रेडिट हो गया ना, तो वो एंट्री हो जाती है। यहाँ हमने 80 के पहले डाल दी, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं इसके अलावा दे एग्री टू प्रोवाइड एडिशनल फंड्स ऑफ 520 सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन दी कंपनी एसेट इंटरेस्ट रेट 9%। उन्होंने हमें और पैसा दिया कितना 520, और हम वो 9% वाले अब डिवेंचर इशू कर रहे हैं उनको 9% फ्लोटिंग चार्ज के, तो ये और पैसे आपके पास आ रहे 9% वाले हैं, तो बैंक टू 9% डिवेंचर्स आपके पास आ जाएगा 520, वो हमें दे रहे हैं, हमने उनको प्रॉपर्टी दी कुछ तो, और बाकी हमने और पैसे उठाए तो और आ गया। इन्वेंट्री को कम करना है कितने से, 260 से, तो कैपिटल एक्शन टू इन्वेंट्री वाले पॉइंट में और होगा, वो लास्ट में आएगा, चाहे मैं अभी से दिखाता हूँ। टू इन्वेंट्री देखो 260, हम लास्ट में डालते सारे राइटर्स, पर मैंने अभी दिखा दिया इतने को। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितनी बनानी है, 274, ये टू प्रोविजन आ रही होगी, लास्ट एंट्री में डालते हम लोग। फिर उसने बोला इंटेंजिबल एसेट्स और डेबिट बैलेंस पीएनएल का क्या करना, राइट ऑफ। तो इंटेंजिबल एसेट्स आपके पास में और पीएनएल, तो इंटेंजिबल एसेट में आपके पास गुडविल है, पेटेंट ट्रेडमार्क है 520 और 150, तो 520 गुडविल राइट ऑफ हो गया, पेटेंट ट्रेडमार्क 150 राइट ऑफ हो गया। उसने बोला इंटेंजिबल पूरे राइट ऑफ कर दिए, पूरे कर दिए, और बोला पीएनएल लॉस, ये तो मेन पर्पस है स्कीम का, इसे राइट ऑफ करना ही करना है हमेशा, 2140 ये पीएनएल हो गया 2140। मैंने अभी इसलिए मार्क कर दिया क्योंकि हम सीक्वेंस के हिसाब से आपको करा रहा हूँ, जनरली अब जब खुद सॉल्व करते हैं तब भी हम इसे लास्ट में डालते हैं सारे राइट ऑफ, ठीक है ना। अच्छा, अब उसने बोला देखो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डिबेंचर वालों को देने के बाद रीवैल्यू करी 15.5 लाख की, ये आ गया, बची हुई प्रॉपर्टी को 15.5 लाख में कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी थी कितने की, 17 लाख की, देखो 17 लाख में से उनको जो दी हमने वो 4 लाख वाली दी, तो बची 13 लाख की। अब 13 लाख वाले की वैल्यू कितनी लगाई, 15.5 लाख, तो कितने का इंक्रीज करना है, तो 2.5 लाख की, तो वो 2.5 लाख की एंट्री तो आनी ही आनी है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कैपिटल एक्शन, तो वो ना यहाँ पे वो ही एंट्री है डली हुई, ये 250 ऐड करके डली हुई है, तो वो एक ही एंट्री में आ गया, नहीं तो मैं 2 बार डोलता। वैसे लॉजिकली वो 80 वाली तो डालने की लोड ही नहीं थी, वो तो मैं आपको एंट्री बता ही दी थी वहीं पे, हाँ, पर 250 की पक्का ही आएगी, वैल्यू बढ़ाने की तो पक्का ही आएगी, वो यहाँ इकट्ठे करके डाली इसीलिए आ रहा है वो, ठीक है ना। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है कितने में, 560 पे बेचा है, तो 560 पे इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है, इन्वेस्टमेंट्स कितने की, 220 की, 220 वाली को 560 पे बेचा बेटा, तो बैंक में आया 560, बाहर जाएगी 220, बाकी प्रॉफिट कहाँ गया, कैपिटल एक्शन में। अरे खुशखबरी हो, मुनाफा हुआ है, हाँ सर मुनाफा हो गया, ठीक है ना। चलो अगला, एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है 1 लाख की जो पेबल है, विच हैज बीन अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग एक्शन ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर, ही हैज एग्रीड टू कंपनसेट दिस लॉस आउट ऑफ द लोन गिवन बाय हिम टू द कंपनी। कहते हैं जी एक 1 लाख का कंटीजेंट लायबिलिटी है वो देनी पड़ेगी, पर हमारा डायरेक्टर इतना बच्चा उसकी गलती की वजह से देने पड़ रहे हैं अभी पैसे, अब वो एक्चुअल लायबिलिटी बनाओ, प्रोविजन बनाओ उसकी, उसने कहा मेरे लोन के बदले कर लो, तो उसके लोन के नहीं पैसे देने 1 लाख के, हाँ उसके 1 लाख के लोन के नहीं देने, उसके बदले देना पड़ेंगे ना, तो लोन आपके पास में कन्वर्ट हो गया टू प्रोविजन फॉर लायबिलिटी। अब लोन नहीं देना तो लोन डेबिट हो गया, और हमने उसके बदले कंटीजेंट लायबिलिटी क्या पेमेंट करनी है, तो उसकी प्रोविजन बना दी 1 लाख की। देखो एक तरफ
इसको कैपिटल एक्शन के थ्रू रूट करोगे तो 2 एंट्रीज बनेगी। पहले आप बोलोगे अच्छा यार प्रोविजन बना रहा हूँ किसी लायबिलिटी की, तो एंट्री क्या डालोगे, कैपिटल एक्शन टू प्रोविजन फॉर लायबिलिटी। फिर आप बोलोगे अच्छा डायरेक्टर लोन नहीं देना 1 लाख का, क्योंकि वो कह रहा है मैं दे दूंगा, इसके मेरी पैसे देने पड़ रहे हैं, तो फिर आप डालोगे लोन टू कैपिटल एक्शन। दोनों को कंबाइन कर दिया ना, एक तरफ फायदा है 1 लाख का कि लोन के नहीं देने, एक तरफ नुकसान है 1 लाख क्योंकि एक लायबिलिटी देनी पड़ेगी, तो आपके इकट्ठे होगी एंट्री। अब लोन देखो टोटल में कितने का है, देखो डायरेक्टर लोन टोटल में 4 लाख का है, टोटल में 4 लाख है। उसने बोला देखो 1 लाख का तो वहां यूज हो गया, उसने जो बचा हुआ 3 लाख है उसके बदले एग्री किया कि हम उसे कैश देंगे 20,000 का और बाकी के बदले 130 इक्विटी शेयर देंगे 2 रुपए वाले। तो 3 लाख के लोन के बदले 260 के इक्विटी शेयर हो गए, बाकी कैश हो गया और बाकी बैलेंसिंग फिगर आ गया कैपिटल एक्शन। ये 130 शेयर दिए गए हैं 2 रुपए वाले, क्योंकि उसने बोला है 130 शेयर दे दो 2 रुपए वाले 260 के, 20,000 पैसा दे दिया, 20,000 कैपिटल एक्शन में चला गया, ठीक है ना। फिर कुछ कैपिटल कमिटमेंट्स है हमारी 10 लाख की, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे 5% पेनल्टी देके, तो हमारी एंट्री सिर्फ पेनल्टी क्या आएगी, कैपिटल एक्शन टू बैंक 10 लाख का 5%, 10 लाख का 5% 50,000, ठीक है ना। तो ये एंट्री भी आ गई हमारे पास में। फिर कंपनी ने इशू किए 2 लाख नए शेयर 2 रुपए वाले पार पे, पेबल इन फुल ऑन अलॉटमेंट। इशू वॉज अंडर रिटन फॉर अ कमीशन ऑफ 5%, शेयर फुली टेकन अप। तो वो तो कमीशन तो अलग बात है, पहले बताओ पब्लिक इशू के लिए जा रहे 2 लाख शेयर से 2 रुपए वाले, सारे पैसे आपके पास आ रहे हैं एक ही बार में, तो बैंक टू आप 2 में तोड़ दो, चाहे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख इंटू 2 और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। आपने इकट्ठे करनी थी, इकट्ठे कर देते, बैंक टू शेयर कैपिटल 4 लाख। हाँ, पर आपको कमीशन देनी है अंडरराइटर को कितनी, 5%, तो टोटल कितने का है 4 लाख रुपए के, 4 लाख का 5% कमीशन आएगी, तो अंडरराइटिंग कमीशन टू बैंक जो कैपिटल एक्शन में आ जाएगी, क्योंकि नुकसान है ना। अगर आप अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट करते हो तो फिर बाद में उसे राइट ऑफ करना मत भूलना, नहीं तो सीधा ही अभी लिख दो कैपिटल एक्शन टू बैंक, नुकसान है कैपिटल एक्शन टू बैंक, जो भी स्कीम के अंदर फायदा नुकसान है सब कैपिटल एक्शन में जाना है। फिर क्या बोला, टैक्सेशन लायबिलिटी कंपनी की सेटल करी 3 लाख में और इमीडिएटली दे दी, तो टैक्सेशन लायबिलिटी 3 लाख में सेटल कर रहे हैं, कितने में दिख रही है देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का दिख रहा है, 4 लाख का दिख रहा है, तो 4 लाख की लायबिलिटी दिख रही है, दे कितने रहे 3 लाख, इमीडिएटली क्लोज कर रहे हैं, तो 4 लाख से लायबिलिटी खत्म हुई, पेमेंट करी 3 लाख, 1 लाख का बेनिफिट गया कैपिटल एक्शन में, ठीक है ना। और फिर उसने बोला एक्सपेंसेस हुए स्कीम में 15,000 के, तो सीधा एंट्री कैपिटल एक्शन टू बैंक 15,000, कैपिटल एक्शन टू बैंक 15,000, ठीक है जी। अब राइट ऑफ्स करें, राइट ऑफ्स वाले तो आपके पास में आगे सारे के सारे ये, ठीक है ना। और फिर आप कैपिटल एक्शन अकाउंट बनाओगे बेटा, वो अकाउंट बनाओगे ना तो लास्ट में आपकी बैलेंस फिगर आ जाएगी, ये जा रहा है कैपिटल रिजर्व में इतना। अब उसको उन्होंने इसी एंट्री में कंबाइन कर दिया है, वैसे आप सेपरेट एंट्री डाल देंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप तो पहले एंट्री डाल के खत्म करेंगे, फिर अगली एंट्री डालेंगे, पर एंट्री डालना नहीं भूलना, कैपिटल एक्शन टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। तो वो उन्होंने इसी एंट्री में डाल दिया था, वरना आप सेपरेट एंट्री डालते, पर वो अकाउंट बनाना है, मांगा भी है उसने आपके पास, वो सारी वैल्यूज अब मैं उसको टैली नहीं कराऊंगा, वो तो ऑलरेडी हम डाल ही चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके पास देखोगे तो आप खत्म हो गया, सारे के सारे पॉइंट कवर हो गए, मतलब क्वेश्चन ऐसा जिसमें मेजरली जो हम पॉइंट्स अलग अलग क्वेश्चन में करते हो सारे इसमें थे, पर कोई नया पॉइंट नहीं था, ऑलरेडी इजी वाले थे, डन एंड डस्टेड थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है विच इज ऑफ दी ब्रांच अकाउंटिंग का। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 December 25 ऑफ द कैम्ब्रिज ब्रांच ऑफ हैरी लिमिटेड हुज हेड ऑफिस इज सिचुएटेड एट पुणे इंडिया में। तो हेड ऑफिस इंडिया में, ब्रांच हमारी इंडिया के बाहर है कैम्ब्रिज में, ठीक है ना। उसने आपका वैल्यूज दे रखे आपका यूरोस में, ठीक है ना, सारी की सारी। इन द बुक्स ऑफ द एचओ ब्रांच अकाउंट कुछ दिख रहा है आपके पास, कुछ वैल्यूज दिख रही है इन लैक्स में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चीज़ें बता रहा है, वो कुछ पॉइंट्स लिख रहे पढ़ते हैं। हमसे कह रहा है ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बना दो यूरोज में, यूरोज में ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ। जनरली क्या होता है कन्वर्जन करके फिर रुपीज में बना दो, नहीं वो यूरोज वाला मांग रहा है, और फिर कन्वर्जन कर देना करेंसी में, ओके, फिर कन्वर्ट भी करना। तो पहले आपने यूरोज में बनाना ट्रेडिंग पीएनएल, उसका जो उसने ट्रायल बैलेंस में चीज़ें दी वो तो डायरेक्टली लग जाएगी, और फिर एक कन्वर्जन भी करनी है। तो फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल हम करते हैं, ठीक है ना। हम तो जो क्वेश्चन करते हैं उसमें तो ये क्वेश्चन किया जाता है लेक्चर में आपके साथ, उसमें हम फिर रुपीज़ वाला भी ट्रेडिंग पीएनएल वगैरह बनाते हैं, यहाँ नहीं वो मांगा, ठीक है ना। उसने बोला गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 10% एंड ब्रांच आगे उन्हें बेचती है इनवॉइस प्राइस प्लस 25% में। कहता है हेड ऑफिस ब्रांच को दे रहा है 100 की चीज़ मान लो 110 में, मतलब उसने बात बोली कि हेड ऑफिस ब्रांच को दे रहा है और ब्रांच आगे अपने कस्टमर को दे रही है,
अगर इसको कॉस्ट 100 है तो ये 10% ऐड करके इसको कितने में दे रहा है, 110 में, और इसमें 25% ऐड करके दे रहा है 137.5 में, एक प्रकार से ये बोल रहा है ब्रांच आगे जो बेच रही है, ठीक है ना। फिर उसने बोला फर्नीचर खरीदा था पहली डेट पे, जिस दिन 1 यूरो कितने का था, 84 का था, और फर्नीचर पे डेप्शन का रेट कितना, 10% है, ठीक है जी। ब्रांच मैनेजर को कमीशन भी है 10% की ऑन दी प्रॉफिट ब्रांच के बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन है 10% की आपके पास में, जो कि प्रॉफिट्स का 10% है, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट दे दिया आपके पास में 1 जनवरी 25, आपके पास में कितना है, ईयर एंड पे कितना है, और एवरेज कितना है। ये कन्वर्जन में मदद करेंगे, किसमें, कन्वर्जन में, ठीक है ना। हमारे पास में यहाँ पर बेटा हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने पास ट्रायल बैलेंस बनाना है इन आपके पास यूरोज वाला, इन यूरो वाला। एक छोटी सी गलती जो है वो ठीक कर लेना, यहाँ पे स्टॉक बेटा ओपनिंग हमारा साल जो है वो 31 दिसंबर 25 को खत्म हो रहा है, तो ये ओपनिंग स्टॉक जो आएगा ना 1 जनवरी 25 का आएगा, 1 जनवरी 25 बनेगा ना ओपनिंग, तो वो डेट देख लेना। तो वो आपके पास हम पहले अपने पास कन्वर्जन कर रहे हैं, और सॉरी पहले हम अपने पास पीएनएल बना रहे हैं, ट्रेडिंग पीएनएल इन यूरोज वाला, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक डल गया, देखो 36,000, ओपनिंग स्टॉक आ गया 36,000। फिर गुड्स फ्रॉम एचओ आपके पास आ जाएंगे, एचओ से गुड्स आए 12,000 के, यस सर 12,000 के। यहाँ पर मैं 12,000 लिख देता हूँ मैं, वैल्यू गलत लिखी हुई 225, ठीक है ना। फिर आपके पास में जो सेल्स लिखी है कितने की है, सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू ही आपके पास में गलत है बेटा, मिसिंग है वैल्यू, मैं एक बार ठीक कर दूँ वैल्यू, वो एक्सपेंसेस की वैल्यू 12 है, ये वैल्यू ही मिसिंग है, ये वैल्यू एक बार ना मिसिंग है, क्वेश्चन में गलती है, वो देख के पता चल रहा है क्योंकि टोटल नहीं मैच कर रहा। अगर आप देखोगे ना टोटल इज 80 + 12 + 280 क्रेडिट साइड का 372, ठीक है। अब ये 80 + 36, अरे भाई क्वेश्चन ही गलत देते हैं यार इंस्टीट्यूट, +3 + 12 -372, 225 यहाँ लिखी होनी चाहिए थी वैल्यू, वो मिसिंग है, यहाँ पे वैल्यू ये होनी थी, तब वो आपका टैली करेगा, तो वो 225 ही है, गुड फ्रॉम एच, ठीक है ना, इतने यूरोज है। अच्छा सेल्स है 280 की, सेल्स है 280 की, ये भी हम डाल चुके हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास एक इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग स्टॉक डलता है, क्लोजिंग स्टॉक जनरली क्वेश्चन में होता है, यहाँ दिया नहीं है, पर यहाँ ना उसने प्राइस दे दिया जिससे आप निकाल सकते हैं। अब ब्रांच के एंगल से देखोगे ना, ब्रांच बता रहा है कितने में खरीद के कितने बेच रहा है, तो ब्रांच का जीपी आ जाएगा। अब ब्रांच का अगर 110 की प्राइस है, कॉस्ट उसकी वो दे रहा है इतने में है, अगर उसकी 100 के एंगल से लोगे तो 25% करके ऐड करके 125 में दे रहा है ना इफेक्टिवली, मतलब अगर उसके लिए इनवॉइस प्राइस 100 है तो 125 का दे रहा है, 110 है तो इतना दे रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर यहाँ देखोगे तो प्रॉफिट है 27.5 का ऑन अ सेलिंग प्राइस ऑफ इतने में, और यहाँ प्रॉफिट है 25 का, आप जैसे मर्जी निकाल सकते हो बेटा, आपको सेल पता है, सेल पे जीपी निकालना है, आपको जीपी रेट पता है, तो आपको मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। तो जीपी कैसे निकलेगा ब्रांच का, 2,80,000 का आपके पास सेल है, इनटू या तो 27.5 का प्रॉफिट कमा रहे हैं ऑन अ सेलिंग प्राइस ऑफ 137.5, या ये कर दीजिए, या बोल दो अगर 100 के एंगल से है तो 100 की चीज 125 में बेच रहे हैं तो 25 बाई 125 कर दो, एक ही बात है, आपका निकल के 56,000 जीपी आएगा, किसका, ब्रांच का, और क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर 37,000 क्योंकि जीपी रेट दे रखा है ब्रांच का, कि ब्रांच को जो चीज पड़ती है उसमें 25% ऐड करके दे रहा है, तो वो 110 के एंगल से देखोगे तो 137.5 पे दे रहा है, फिर 27.5 का प्रॉफिट कमा रहे हो ना, सेल ऑफ 137.5, और अगर आप 100 के एंगल से देखते हो तो 100 में 25% ऐड कर रहे हैं, 125 में बेच रहे हैं, तो 25 पे 125 हो गया, तो सेल पता है, सेल पे जीपी निकल आएगा, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर आ गई, ठीक है ना। अब ये आपका जीपी ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ, खर्चे डाले कितने थे 12,000 के, तो 12,000 का खर्चा डाला। एक आएगी डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्शन बोला है 10% है, तो आपके पास में फर्नीचर के ऊपर डेप्शन आ गई 80,000 पे 10%, यूरोज में ही बना रहे हो ना, और बाकी आएगी कमीशन। अब कमीशन कैसे निकलेगी बेटा, देखो हमारा प्रॉफिट था 56,000, खर्चे माइनस हुए 12,000, और एक डेप्शन माइनस हुई 8,000, तो टोटल प्रॉफिट आ गया 36,000।
अब 36,000 के ऊपर उसने बोला है 10% बिफोर चार्जिंग, ये है तो 10% डायरेक्टली आ जाएगी कमीशन। ये उसने लास्ट में लिखा था 10% देनी है ब्रांच मैनेजर को कमीशन, 10% प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, तो वो आ जाएगा। तो फाइनल नेट प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 32,400, क्योंकि उसने बोला है कमीशन इज ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, तो 36,000 का बनता है, जीपी में से खर्चे माइनस करके उसके ऊपर 10% तो आ जाएगा। अब उसने बोला है ये नीचे आपको वो कन्वर्जन वगैरह को दिया हुआ भी है, ठीक है ना। अब आपके पास आ रहा है कन्वर्जन, ये क्वेश्चन में नीचे ना आपको वर्किंग दे रखी है, कमीशन की दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक वाली दे रखी है, वो दे रखी है वर्किंग, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मेन अब आता है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन के लिए क्या एक एक आइटम पे रेट लगाना है। देखो भाई सबसे पहला आ गया फर्नीचर, फर्नीचर पे तो बेटा बता ही दिया एक्चुअल रेट कितना 84 का था। अब कुछ नहीं बता रहा, तो मतलब ईफो है वो आपको बता ही रहे कि जिस दिन खरीदा था 2 साल पहले जब भी खरीदा था वो आपका 84 था, तो आपके पास में 84 के हिसाब से लग जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है ना। इन लैक्स हम वैल्यूज़ कर लेते हैं, तो आपके पास में कितना था 80,000, 80,000 इंटू 84 देखोगे तो 6720 ही बनता है, ठीक है ना। फिर ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 25, तो ओपनिंग स्टॉक पे ओपनिंग रेट आएगा 36,000 था, 36,000 पे ओपनिंग रेट कितना बेटा 91 है, तो 36,000 इंटू 91 कर लीजिए, 3276 आ रहा है, रेट ठीक लगाया हुआ 91, यस सर। फिर आ रहे बेटा आपके पास में डेटर 16,000, इस पे कौन सा रेट है क्लोजिंग रेट 89, तो 16,000 इंटू 89 करके देख लो, मैं वैल्यूज देखते जा रहा हूँ ना मल्टीप्लाई करके, कोई गलत तो नहीं है। फिर बैंक, बैंक पे भी आपका क्लोजिंग रेट लगेगा, यस सर 89, 3,000 इंटू 89 267। फिर दे रखा है एचओ काउंट, इसकी क्या लेते हैं एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है 61, जो क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है। मतलब एचओ की बुक्स में ब्रांच का क्या दिख रहा है वही तो आप करोगे ना ब्रांच की बुक्स में एचओ का एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ये रखी 61। फिर क्या है क्रेडिटर 12,000 के क्लोजिंग रेट 12,000 इंटू 89 10,68,000, ठीक है जी। फिर आ रही है सेल्स 280 की, तो सेल्स पे एवरेज रेट 86, तो आपके पास में 86 लग जाएगा 240.8, बिल्कुल सही है। फिर आगे आपके पास में बेटा खर्चे 12,000, अगेन एवरेज रेट 12,000 इंटू 86 1032, बिल्कुल सही है। फिर आ गया गुड्स फ्रॉम एचओ, उसकी वैल्यू बेटा एक्चुअल दे रखी होती है, ये रही वैल्यू 180 लैक्स, तो 180 लैक्स आ गया। ये आपका डिफरेंस आ गया बैलेंसिंग फिगर, और ये आप अगर ईफो मान रहे हो तो कहाँ चला जाएगा पीएल में चला जाता है, जब आप कन्वर्जन के बाद वाला ट्रेडिंग पहले बनाओगे वो उसमें चला जाएगा पीएल में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन इज ओवर एंड आउट। बड़ा ही मजा आया सर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इसके साथ ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों का जो भी आरटीपी था ना पूरा मैंने डिस्कस कर दिया। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले कुछ जगहों पे गलतियाँ थी, जैसे इस क्वेश्चन में आप गलती देखें कुछ वैल्यूज़ की गलती थी, ओपनिंग स्टॉक का डेट गलत दे रखी थी, एक हमारा पीपी वाले क्वेश्चन में आपके पास एरर था। तो ये कुछ जगहों पे हमारे पास में एरर थे, गलतियाँ थी, कुछ कुछ जगहों में जहाँ जहाँ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ थी, सारी की सारी जिन बच्चों ने मेरे साथ पूरे का पूरा ये आरटीपी सुना है देखा है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा आप लोगों को जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था अबाउट द रिवीजन वीडियो को लेकर जो बच्चों का बार बार रहता है, तो बेटा आप लोगों के लिए इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, जहाँ पर में 4 वीडियोस है जिसके अंदर में 100% सिलेबस आप लोगों को ऑलमोस्ट 40 आवर्स तक का कंटेंट है, जिसमें सारा सिलेबस आपके पास है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें वेटेज एनालिसिस की वीडियो भी डाली हुई है, उसमें केस स्टडी की वीडियो भी डाली हुई है, बाकी से पहले की आरटी वीडियो है, पीवाईक्यू की वीडियो है, वो सारी वीडियो आपकी एक ही प्लेलिस्ट में है। आप अपने पास उसे अपने पास कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जिससे आप लोगों को कोई भी इस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए, मेरा पूरा विश्वास है कि आप बच्चे अपने अगर बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं ना बेटा, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए और आप लोगों का ना पेपर बहुत बढ़िया होगा। बस अपने ऊपर ना विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है व्हेन यू आर डूइंग द प्रिपरेशन, एंड रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दो, टेंशन लेनी बंद कर दो, बस अपने एफर्ट्स डालो, बिलीव इन योर सेल्फ, गिव योर बेस्ट, जितना मेहनत कर सकते हो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। सो इसी के साथ में इस लेक्चर को खत्म करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से आगे, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।